हाउस द जोश, हाउस द जोश। सबसे पहले तो ये बताओ कि जोश कितना हाई है। फुल हाई है ना? अगर हाई है तो मैं आप लोगों से 4 क्वेश्चन पूछूंगा। एक क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का है। 4 क्वेश्चन में आप लोग देखिएगा कितने आंसर आप लोग दे पाते हैं। इससे पता चलेगा कि आप लोग कितने डिसिप्लिन हैं। सबसे पहले जिस टाइम आप लोगों ने डिसाइड किया था उसी टाइम आप लोग मॉर्निंग में उठे हैं, यानी कि जिस टाइम अलार्म सेट किया था उसी टाइम उठे हैं, तो अपने आप को 1 नंबर देना है। मॉर्निंग में प्रॉपर गुनगुना पानी पीने के साथ में आप लोगों ने अपने दिन की स्टार्ट की है, 1 नंबर इसका देना है। इसी के साथ में कौन कौन जो है मॉर्निंग में उठकर अपना शेड्यूल बना चुका है, 1 नंबर इसको देना है। और कौन कौन जो है वो इस वीडियो को एग्जैक्ट टाइम पर देख रहा है, जिस टाइम ये आती है, 1 नंबर इसको देना है। तो आप लोग बताइए 4 में से कितने नंबर आप लोग अपने यहाँ पर अचीव कर पा रहे हैं। ऐसा मैंने क्यों बोला? ऐसा मैंने इसलिए बोला क्योंकि मेरे पास में कुछ दिनों से मेल आ रहे हैं जो रियलिटी में मुझे फील हुआ जब मैंने पढ़ा। मैंने कहा ऐसा भी कुछ है क्या, बताता हूँ आप लोगों को थोड़ा सा। कई सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर जिस दिन मॉर्निंग में उठकर टाइम पर वीडियो आपकी देख लेते हैं, ये यानी कि अपनी जो बैलेंस डाइट ये देख लेते हैं, उस दिन जो है दिन बड़ा अच्छा जाता है, यानी कि दिन जो है प्रोडक्टिव जाता है, ऐसा लगता है कि काफ़ी कुछ अचीव कर लिया है। और जिस दिन मॉर्निंग में वीडियो को उठकर टाइम पर नहीं देखते हैं उस दिन ऐसा लगता है कि आज कुछ किया ही नहीं है। तो जब ऐसी कुछ फीलिंग आप लोगों को आ रही है तो क्यों ना आप लोग इस लेक्चर को मॉर्निंग में ही उठकर टाइम पर निपटा लो। फ़ायदा क्या होगा? एक तो आप लोगों का दिन जो है वो जल्दी स्टार्ट होगा। जब दुनिया सो रही होगी तब आप लोग इतना कुछ अचीव कर चुके होंगे कि लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि ये जो वीडियो रहती है ना लगभग 1.5 घंटे की रहती है, यानी कि पूरे दिन में से मैं 90 मिनट आप लोगों से मांगता हूँ। और ये जो 90 मिनट है ना, अगर इनको अपने आप से करने बैठोगे तो लिख कर दे रहा हूँ कि 3 से 4 घंटे मिनिमम आप लोगों के लगेंगे, 5 भी लग सकते हैं। आप लोग करके देखना और प्रॉपर नोट्स देखना तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न ये है कि इनको बनाने में टाइम लगता है अच्छा खासा। प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में इतनी सारी चीज़ें कवर की जाती हैं जिसकी कुछ हद नहीं है। इनके अगर आप लोग पीपीटी बनाने बैठोगे ना तो 10 से 12 घंटे लगेंगे आप लोगों को जो सारा मटेरियल यहाँ पे कवर किया जाता है। तो सोचो कि मॉर्निंग में उठते ही आप लोगों ने अगर ये लेक्चर निपटा लिया तो ये समझो कि बहुत सारा पढ़ाई जो है ऑलरेडी आप लोगों की हो गई। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या क्या नहीं रहता है आप लोग खुद देखो। इसके अंदर आप लोगों को करंट देखने को मिलेगा, बड़े बड़े आर्टिकल, क्वेश्चन, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, मैप बेस्ड क्वेश्चन, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, स्टैटिक पोर्शन, इसी के साथ में सीसेट का क्वेश्चन, वोकैबुलरी भी आप लोगों की हो गई। मतलब क्या नहीं रहता है इसके अंदर, आप लोग ये बताओ। तो अगर एक मोटा मोटा सा आप लोग एक तरीके से एक प्रॉपर जो भी आप लोग कवर करते हो उसका कुछ कुछ जिस्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। तो मॉर्निंग में आप लोगों को मोटिवेशन अगर चाहिए तो कम से कम उठकर लेक्चर टाइम पर आप लोग कंप्लीट कर लो। देखना फिर दिन आप लोगों का कितना अच्छा जाने वाला है। और अगर लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, मतलब लेक्चर जैसे कि 6 बजे आ जा रहा है एग्जैक्टली शार्प, ना 1 मिनट ऊपर ना 1 मिनट नीचे, घड़ी आप लोग इसके साथ में अपनी मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मॉर्निंग में सही टाइम पर उठकर दिन स्टार्ट कर रहे हैं तो ज़िंदगी आप लोगों को हसीन नजर आएगी। और यही बोला गया है कि ज़िंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो ज़िंदगी की भीड़ में खुश रहता है ज़िंदगी उसी के सामने सर झुकाती है। आप लोगों का आज टाइम टेबल फॉलो नहीं हुआ, आप लोग फ्रस्ट्रेट होने लगोगे। क्यों फ्रस्ट्रेट होना है? कल फिर आ रहा है ना नया दिन, उसको आप लोग प्रॉपर प्लान लेकर चलो। तो ये डेली आप लोगों को 4 नंबर में से अपने आप को नंबर देने हैं डेली, और कोशिश करनी है कि 4 में से 4 अचीव करो। और जिस दिन आप लोग 4 में से 4 अचीव कर लोगे उस दिन देखना आप लोगों का दिन जो है वो कितना बेहतरीन जाएगा। उस दिन आप लोगों के दिन को जीने में मजा आएगा और प्रोडक्टिव वे में अपनी आप लोग प्रोडक्टिव देखना उस दिन नहीं बढ़ेगी क्या, ठीक है। टाइम पर उठना है, पानी पीना है, शेड्यूल बनाना है और लेक्चर टाइम पर देखना है 6 बजे एग्जैक्ट उठकर। और फिर देखना दिन कितना मजे में आप लोगों का जाता है। गारंटी दे रहा हूँ यार, एक दिन ट्राई करके देखो, 2-3 दिन ट्राई करके देखो, मजा ना आ जाए तो पैसे वापस, ठीक है। एक छोटी सी बेसिकली मैं सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि कई सारे एसएलवी फैमिली मेंबर के द्वारा बोला कि सर ऐसा कैसे कर सकते हैं आप। मतलब क्या था, कल तो था लचित बोरफुकन डे के बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया। गुरु तेग बहादुर जी से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट डे था, वो मैंने डिस्कस किया। पर एसएलवी फाउंडेशन डे जो है वो कसम से कह रहा हूँ यार माइंड से निकल गया, ठीक है। क्योंकि मुझे ये याद आ रहा था, मैंने कहा वो डे भी डिस्कस करना है, वो भी डिस्कस करना है, वो नहीं छूटना चाहिए। मतलब इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं कि मतलब आप लोग समझ सकते हैं। ये पूरा लेक्चर अगर आप लोग देखोगे इसका कंटेंट उठाकर, इतनी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर में कि जब यहाँ पर ये सारी चीज़ें देख रहा था तो कई बार ये चीज़ें माइंड से निकल जाती है। पर जैसे ही वीडियो अपलोड हुई और उसके नीचे कमेंट आने स्टार्ट हो गए, मतलब सरप्राइज हो गया यार। मॉर्निंग में उठकर आप लोगों को ये याद था कि आज हमारा फाउंडेशन डे है, तो यार लव यू ऑल। मतलब
रियलिटी में यार सैल्यूट है आप लोगों को, ठीक है। मतलब ये तो एक तरीके से मेरे लिए गिफ्ट हो गया कि हाँ आप लोग जो हैं इतने अच्छे से कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ में, हम लोग इतने प्यार से कनेक्टेड हैं, ये दोनों तरफ से प्यार है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर ये रहता है कि मैं भूल गया, आप लोगों ने याद दिला दिया तो थैंक्स अ लॉट यार। और ये जो SLV फैमिली है, जो ऐसे SLV मेंबर जो जब से जुड़े हैं, बताइए कौन ऐसा है जो स्टार्टिंग से ही साथ में जुड़ा हुआ है। यानी कोई ऐसा है कि 2016 से मेरे साथ में यहाँ पर बेसिकली इस चैनल पर जुड़ा हुआ है, बताइए जरा, बताइएगा कब कब से आप लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो बाकी का बहुत ही शानदार आप लोगों के द्वारा यहाँ पर विशेष भेजी गई और एक बड़ी ही प्यारी सी वीडियो हमारे SLV फैमिली मेंबर के द्वारा शेयर की गई है, वो मैंने अपलोड की है, सुनकर देखना। बहुत ही प्यार से यार, कितना प्यारा सा सॉन्ग उनके द्वारा गाया गया है वो पूरा, मतलब सिस्टमेटिक वे में आप लोगों की पूरी जर्नी को उसमें दिखाता है जो क्लास चलती है। मतलब मजा आ गया सुन के मुझे, ठीक है। अपलोड किया था वीडियो को, देखना आप लोग, मजा आएगा आप लोगों को भी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, आप लोगों को पहचानना है कौन है ये, मतलब सैल्यूट करने का मन करता है यार। ज़िंदगी जियो तो ऐसी कि लोग जो हैं आने वाले टाइम में आप लोगों के बारे में बैठ कर पढ़ें, तो इस तरीके से ज़िंदगी जीना है, ठीक है। तो बताइए ये पर्सनैलिटी कौन है। बाकी आज जो है 25 नवंबर है और आज ही का दिन जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल लेवल पर कि हम लोग एलिमिनेट करें वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। महिलाओं के खिलाफ जो भी अत्याचार होते हैं उनको ख़त्म करने की बात की जाती है, क्योंकि अक्सर महिलाएं जो हैं वो बहुत सारी प्रॉब्लम में आप लोगों को जूझती हुई नजर आती हैं सोसाइटी के अंदर में। रीज़न क्या है, क्योंकि हम लोग एक पैट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर रहते हैं। पैट्रियार्कल सोसाइटी, जिसको हिंदी में पुरुष प्रधान देश बोलते हैं, जहां पर ज़्यादातर बागडोर जो पावर होती है वो बेसिकली मेल कैंडिडेट के हाथ में रहती है। और ये मैं अपने देश की बात नहीं कर रहा हूँ ओनली, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में आप लोगों को देखने को मिलेगा। और यही रीज़न था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जब हम लोग जाते हैं तो 5वां गोल उन्होंने जेंडर इक्वेलिटी के ऊपर रखा कि भाई साहब इक्वेलिटी जरूरी है और इनइक्वेलिटी को भी रिड्यूस करने की बात की जा रही है 5वें, यानी कि 5 में 2 की मल्टीप्लाई कर दो यानी कि 10वें गोल में। तो 5वां और 10वां गोल आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। इसलिए बोलते हैं कि जिस इंसान को अच्छी एजुकेशन मिलती है तो वहाँ पर जेंडर इक्वेलिटी भी आप लोगों को देखने को मिल ही जाती है। कहीं ना कहीं बोल सकते हैं आप लोग यहाँ पर, हालांकि ऑलवेज ये सही नहीं होता है, कई जगह कई सारे केसेस हैं। अभी एक SLV फैमिली मेंबर के द्वारा कमेंट किया गया था वीडियो के नीचे कि उनके घर में इतने सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं जिसकी कुछ हद नहीं है। सब बताया उन्होंने, पापा, चाचा, मतलब सबके नाम बताए। और उनकी जो सिस्टर है वो भी एक गवर्नमेंट ऑफिसर है और वो दूसरी कास्ट में शादी करना चाह रही थी, तो घर वालों ने अलाउ नहीं किया, उनकी जॉब छुड़वाकर कमरे में बंद कर दिया। ऐसी कंडीशन भी देखने को मिल रही है, वो भी एक पढ़ी लिखी वेल एजुकेटेड फैमिली। उनको ये लग रहा है कि सामने वाला जो बंदा है वो नीची कास्ट का है, पर लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि सामने वाला बंदा जो है सामने वाले के साथ में कैसा कंफर्टेबल फील कर रहा है। चलिए जो भी है, ये ऊंचे लोगों की नीची हरकतें आप लोगों को कई बार देखने को मिलती हैं। कहीं ना कहीं आप लोग ऐसा बोल सकते हो, नीच नहीं बोल रहा हूँ, नीची हरकतें, यानी कि उच्ची नहीं कहते हैं कि लो लेवल की हरकतें, ठीक है। तो उसको गलत तरीके से मत लेना कि सर ने क्या बोल दिया, तो वो नहीं बोल रहा हूँ मैं जो शब्द आप लोग सोच रहे हो, मतलब गलत हरकतें बोल रहा हूँ इनडायरेक्ट में पढ़े लिखे लोगों की, ठीक है। एम क्या है यहाँ पर इसका, ताकि अवेयरनेस फैलाई जा सके, डिफरेंट काइंड ऑफ वायलेंस जो कि देखने को मिलते हैं उनको रोका जा सके। और ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट होते हैं खासकर महिलाओं के लिए। कई बार ऐसी भी चीज़ देखने को मिलती है कि उनकी जो सेल्फ स्टीम है, जो उनकी ज़िंदगी में एक तरीके से ऐसी चीज़ होती है कि बिल्कुल डाउन हो जाती है कई बार, कि किस सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं, हर जगह उनको लड़ना पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये डे है। आप लोगों ने देखा होगा कहीं ना कहीं संविधान के अंदर भी जब हम लोग बात करते हैं या फिर हमारे देश के कानूनों के अंदर भी हम लोग बात करते हैं, महिलाओं को प्रेफरेंस दिया जाता है। रीज़न क्या है, रीज़न है इतने लंबे समय से इतनी यातनाएं झेली हैं उन्होंने, जिसके चलते अब उनको प्रेफरेंस देकर इक्वल लाने की कोशिश की जाती है। इवन आज की डेट में भी जब जॉब करने जाओ आप लोग, अगर इक्वलिटी के बारे में बात करो तो उनको इक्वल पेमेंट नहीं मिलती है जैसी मेल को मिलती है। अगर किसी लड़की की शादी हो रखी है तो उसको जॉब पे रखने से बचते हैं लोग, खासकर जो न्यूली मैरिड है। पता चलता है कि हाँ 1-1.5 साल के अंदर प्रेगनेंसी बढ़ेगी, उसके बाद में फिर क्या होगा, छुट्टी चाहिएगी। तो ऐसी भी हरकतें हैं जिसकी वजह से समाज चल रहा है, ऐसी भी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो कि वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में अगर लिखने के लिए आए तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। थीम क्या है यहाँ पर, थीम बोला गया कि यूनाइट एक्टिविज्म टू एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल, यानी कि जो महिलाएं हैं और जो लड़के हैं उनके खिलाफ जो ये यहाँ पर वायलेंस हो रहा है उसको रोकने के लिए हम लोग को यूनाइट होना पड़ेगा। तो ये बड़ा ही बेहतरीन सा डे है। वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में कुछ लिखने के लिए भी आ जाए तो वहाँ पर भी आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो
तो ये था इंपॉर्टेंट डे। इसी के साथ में अब आर्टिकल देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्यारे प्यारे आर्टिकल हैं। क्वेश्चन अच्छे से आप लोग देखेगा तभी क्वेश्चन के आंसर भी दे पाएंगे, और फीडबैक दे दिया करो। जैसा भी आप लोगों को लगता है लेक्चर अच्छा या बुरा, लाइक या डिसलाइक कर बता सकते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ लाइक ही नहीं करना है, अगर पसंद नहीं आ रहा है तो डिसलाइक करने का भी ऑप्शन है। मुझे पता चल जाता है कितने लोगों ने डिसलाइक किया, बस ये बता दिया करो डिसलाइक क्यों किया, ताकि उसको इंप्रूव किया जा सके। एक और इंपॉर्टेंट बात, ये जो लेक्चर है इसकी पीडीएफ जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल रहती है। स्टडी लवर वीर ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, 1,68,000 मेंबर यहाँ पर जुड़े हुए हैं। यहाँ पर ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पेमेंट नहीं देना है। कई सारे बच्चे पेमेंट पूछते रहते हैं, पेमेंट आप लोगों का प्यार है। अगर अच्छी लगती हैं चीज़ें तो दूसरों तक जरूर पहुँचाया करिए, वही आप लोगों की गुरु दक्षिणा है, ठीक है। और इसी के साथ में जहाँ पर जिस पोस्ट पर जाकर बैठो बस वहाँ पर करप्शन मत करना, बस यही मेरे लिए काफ़ी है, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन जो कई सारे बच्चों के द्वारा पूछा गया, इवन इंस्टाग्राम पर भी मुझे जो है उससे रिलेटेड कई सारे बच्चों ने जो मैसेज किया कि सर 6 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, कभी मन नहीं करता है कि कुछ और कर लिया जाए मतलब बोर नहीं हुए पढ़ाते पढ़ाते एक बच्चा तो ये कह रहा है सर इतने दिनों से मैंने आज तक यूट्यूब पर नहीं देखा किसी ने फ्री पढ़ाया हो। मतलब यार मैंने तो कभी चेक नहीं किया है। मैंने 2016 में पहली वीडियो यूट्यूब के ऊपर अपलोड की थी, और वो भी आने वाले टाइम में अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा 28 नवंबर, यानी कि इसी महीने की 28 तारीख को मैंने वीडियो अपलोड की थी। 24 नवंबर को चैनल बनाया था, 28 नवंबर को वीडियो अपलोड की थी, यानी कि 4 दिन बाद में। काफ़ी प्रैक्टिस करने के बाद में, कईयों महीनों की मशक्कत करने के बाद में, और तब से लेके आज तक का मैं आप लोगों के सामने कंटिन्यूअस वीडियो लेता हुआ आता रहा हूँ, ठीक है। तो एक बच्चा कह रहा है कि आज भी इतना मोटिवेशन कहाँ से निकल कर आता है। तो यार ये आप लोगों का प्यार ही तो है जो इतना मोटिवेट बेसिकली रखता है। और रही यहाँ पर इतने दिनों से पढ़ाने की बात, तो यार देखो बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, वो अलग बात है कि किसी की रिक्वायरमेंट होती है, उन्होंने उसकी वजह से पेड कर दिया, ठीक है। पर हाँ ये अच्छी बात है कि मुझे कभी इस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी, क्योंकि मैं अकेला ही चीज़ों को लेकर चल रहा हूँ। बहुत सारे लोग जो हैं वो कई सारे टीचर्स को रख लेते हैं, उनकी सैलरी वगैरह बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो पेड करना पड़ जाता है, ठीक है। तो वो एक अलग चीज़ें होती हैं। पर हाँ इतने लंबे समय तक फ्री पढ़ाना, शायद ये हो सकता है कि देखो कोई और भी हो, मगर बच्चे कह रहे हैं कि सर आप हैं, तो और भी बहुत सारे आप लोगों को मिल सकते हैं। मैंने कभी इस चीज़ को चेक नहीं किया, पर आप लोग ये प्यार की वजह से सारी चीज़ें पॉसिबल हो पा रही हैं, ठीक है। तो इसको इसी तरीके से बनाए रखना, ओके। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहाँ से डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा सकता है कि चाइना +1 स्ट्रेटजी क्या है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। कॉन्सेप्ट की जितनी क्लैरिटी आप लोगों के माइंड में रहेगी, उतना ही लंबे समय तक आप लोग चीज़ों को याद भी रख पाओगे, और एक बार चीज़ों को समझ लिया तो इवन चाहे किसी को आप लोग पढ़ा भी दो तो कोई दिक्कत आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। तो इसलिए कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी पर आप लोगों को ध्यान देना है। आप लोगों को याद होगा, अगर थोड़े लंबे समय से आप लोग मेरे साथ में कनेक्ट हैं, मैंने कई बार आप लोगों को पढ़ाया था जब डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उनकी रस्साकसी चला करती थी चाइना के साथ में। इसको हम लोग ट्रेड वॉर बोल रहे थे। कोई सारे लोग तो इसको बोल रहे थे कि कोल्ड वार जो है, कोल्ड वार का फेज 2 स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि इतनी बुरी कंडीशन जो है वो यूएसए और चाइना के बीच में देखने को मिल रही थी। यूएसए ने सैंक्शन लगाए तो चाइना ने सैंक्शन लगा दिए, यूएसए ने और सैंक्शन लगाए तो चाइना ने और ज़्यादा सैंक्शन लगा दिए। इसके चलते दोनों एक दूसरे पर सैंक्शन खेल रहे थे, यानी कि तू मेरे ऊपर सैंक्शन लगा और मैं तेरे ऊपर सैंक्शन लगाऊंगा। तो टिट फॉर टैट वाली कंडीशन यहाँ पर चल रही थी दोनों देशों के बीच में, और इसका पूरा का पूरा इम्पैक्ट जो है वो पूरी दुनिया पर पड़ रहा था। रीज़न ये भी अपने आप में इतनी पावरफुल इकोनॉमी है। आप लोगों ने सुना होगा कि अगर यूएसए को जुकाम एक तरीके छींक आ जाए तो पूरी दुनिया को जुकाम हो जाता है। ये कहावत है यूएसए के बारे में, इतनी पावरफुल इकोनॉमी इसकी है। और चाइना जो है वो आज की डेट में दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है, यानी कि कोई भी दुनिया में प्रोडक्ट कहीं बन रहा हो, उससे रिलेटेड प्रोडक्ट आप लोगों को चाइना में जरूर बनता हुआ नजर आएगा। उस प्रोडक्ट के ऊपर मेड इन चाइना जरूर लिखा होगा। कोई भी प्रोडक्ट आप लोग उठाकर देखना, उसके ऊपर कहीं ना कहीं मेड इन चाइना आप लोगों को गुथा हुआ मिल जाएगा। तो यानी कि हर एक कंपनी जो भी दुनिया में कहीं भी अपना बेस रखती है, पर एक बेस चाइना में रखती थी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को यहाँ पर बेसिकली सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए। और ये ऐसे ही पॉसिबल नहीं हो गया था, चाइना की गवर्नमेंट के द्वारा बाकायदा माहौल बनाया गया है ऐसा कुछ करने के लिए, तब जाकर ये सारी चीजें पॉसिबल हुई थी। अब यहां पर कंडीशन आती है, सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पर जब यहां पर ट्रेड वॉर चलता है तो उस टाइम पर लगता है कि दुनिया को अगर इन दोनों देशों के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट रहे, खासकर चाइना के ऊपर, तो कैसे काम चलेगा।
तो जो कंपनी चाइना के अंदर थी, जब सैंक्शन लगने लगे दोनों तरफ से यहाँ पर, तो उन कंपनी ने अपना जो है ऑल्टरनेटिव सोचना स्टार्ट कर दिया। यानी कि चाइना के अंदर ही रहेंगे तो हमारा व्यापार एक तरीके से खराब हो जाएगा। अगर आपस में देश लड़ रहे हैं तो हम क्यों अपना बेसिकली व्यापार जो है, ट्रेड जो है वो खराब करें, हमारा तो भाई साहब कंटिन्यू रहना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, कुछ ऐसे देश जैसे कि थाईलैंड हो गया, जैसे कि वियतनाम हो गया, जैसे कि मलेशिया हो गया, जैसे कि इंडिया हो गया, इन देशों में अपने बेस बनाने स्टार्ट कर दिए ताकि इनका मैन्युफैक्चरिंग का धंधा जो है वो चलता रहे और दुनिया में जो सप्लाई है इनके माल की वो कम न हो। यहां तक तो फिर भी सही था, चीजें झिल रही थी। पर लेकिन जैसे ही कोविड-19 आया, उसने भाई साहब एक दुनिया की दशा ही बदल के रख दी। कोविड-19 के टाइम पर जो सबसे तकड़े वाला कहीं पर अगर लॉकडाउन लगाया तो वो लगाया चाइना के अंदर में। चाइना के अंदर में जो चीज़ें जहां पर थी ना वहीं पर ही सीज कर दी गई, इतने तकड़े वाला लॉकडाउन लगा। अब सोचो कोई कंपनी सारा माल चाइना के अंदर मैन्युफैक्चर करती है, उसका सारा का सारा माल जो है वहां पर सीज हो चुका है। अब दुनिया में उसकी ग्लोबल सप्लाई जो है वो रुक चुकी है। मैं आप लोगों को बताऊं, उस टाइम पर गाड़ी की अगर सर्विस कराने भी आप लोग जा रहे हैं ना, तो जो सर्विस जो आप लोगों को कुछ घंटों के अंदर मिल जाती है, वो उसके पार्ट जो है वो एक एक महीने के बाद में आ रहे हैं, तब जाकर जो है वो चीज़ें सप्लाई की जा रही है। यहाँ पर ऐसी कंडीशन देखने को मिल रही थी। तो ये जब ये सिचुएशन क्रिएट हो गई ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो उस टाइम पर यहाँ पर पहला तो ट्रेड वॉर के टाइम पर चाइना और यूएसए के बीच में, और दूसरा कोविड-19 के टाइम पर अब दुनिया में जो बड़ी बड़ी कंपनी है उनको समझ में आ गया कि चाइना के ऊपर डिपेंडेंट रहना खतरे से खाली नहीं होगा। अभी कोरोना आया है, कल को टोरोना आएगा, पल को मोरोना आएगा, फिर सोरोना और फिर डोरोना, और ये ऐसे ही चलता रहा है तो हमको पड़ जाएगा रोना। तो इसलिए उन्होंने ऑल्टरनेटिव ढूंढना स्टार्ट कर दिया, और इसी ऑल्टरनेटिव को बोला जा रहा है चाइना +1 स्ट्रेटजी। यानी कि चाइना के अंदर बेस रखो, अच्छी चीजें मिल रही है वहां पर, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, पर +1 भी होना चाहिए कि कल को अगर स्टेपनी नहीं हुई तो फिर कैसे काम चलेगा, स्कूटर जो है खींचना पड़ जाएगा। इसीलिए स्कूटर में स्टेपनी लगाई जाती है, और इसीलिए गाड़ी में भी एक्स्ट्रा स्टेपनी रहती है ताकि इंसान घर तक तो आ जाए, ताकि धंधा तो चलता रहे। अगर वो आपस में लड़ रहे हैं तो हम क्यों उसका एक तरीके से अपने सर पर भार जो है वो एक तरीके से लेकर चलें। इंडिया जो है वो इसी ड्यूरेशन में अपने ऊपर काम करना स्टार्ट किया, और सेमीकंडक्टर के फील्ड में हम लोगों ने ताबड़तोड़ तरीके से इन्वेस्टमेंट करने के लिए स्ट्रेटजी बना डाली। तो बोला जा रहा है कि इंडिया जो है आने वाले टाइम में एक नया हब आप लोगों को सेमीकंडक्टर का देखने को मिल सकता है, क्योंकि चाइना +1 जो डाइवर्सिफिकेशन यहां पर निकल कर आया उसमें हम लोग हब बन सकते हैं। चाइना के पास में एक छोटा सा देश है जिसको आप लोग ताइवान के नाम से जानते हैं। यहां पर आप लोगों को ताइवान जो है वो कहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि आज की डेट में अगर आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड करोगे तो मुद्दा सीधा सीधा यहां पर यह है कि ताइवान की और चाइना की बनती नहीं है। तो इसलिए ताइवान जो है वो भी कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है इंडिया को, और वो भी यहाँ पर अपनी कई सारी जो कंपनी है ला लाकर इंडिया के अंदर रख रहा है। तो कहीं ना कहीं चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो कम करने का फॉर्मूला है चाइना +1 स्ट्रेटजी, और स्टार्ट किया गया था 2018 में। मैंने बोला अभी यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जो है यहाँ पर ये माहौल बनाकर चले गए थे, और कोविड-19 ने इस माहौल को बहुत ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दे दिया। यानी कि ये बिल्कुल यानी कहते हैं कि हवा की माफिक निकल के गया, फिर तो वो वाली कंडीशन देखने को मिली। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक बड़ा ही बेहतरीन है। कल को माइंड में कोई कंफ्यूजन हो, कोई पूछ ले, तो आप लोगों को इसको लेकर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। किससे रिलेटेड है वो भी सारी बातें आप लोगों को बता दी। बहुत ही बेहतरीन सा इंपॉर्टेंट इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है, जिससे इकोनॉमी के अंदर भी, बैंकिंग के अंदर भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और इवन इंटरव्यू के अंदर भी आप लोगों से क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि क्या है चाइना +1 स्ट्रेटजी, इससे इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। ओके, तो बताना समझ में आया, फिर कोई डाउट है और फीडबैक जरूर दे दिया करो, और पूछ लिया करो अगर कहीं पर डाउट है। सवाल दिमाग में लेकर वापस नहीं जाना है। अगर क्लास में आए हो तो यहाँ से माइंड को क्लियर, उन्हें कहते हैं क्लीन चिट, ऑल क्लियर करके जाना है, ठीक है। दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर पिछले कुछ टाइम में भर भर कर आर्टिकल पब्लिश किए गए हैं, एडिटोरियल इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी और द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर भी। तो पूरा मुद्दा क्या है वो काफ़ी आसान शब्दों में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। न्यूज़ के साथ साथ में आप लोगों को स्टैटिक पोर्शन भी कवर कराऊंगा, इसी के साथ में प्रैक्टिस भी कराऊंगा, और इसी के साथ में आंसर राइटिंग का क्वेश्चन भी आप लोगों का होगा। यानी कि इस पर्टिकुलर आर्टिकल का पोस्टमार्टम होगा 360 डिग्री के अंदर में, ताकि कोई भी पॉइंट जो है आप लोगों का छूटे ना। सबसे पहले हम लोग मुद्दा समझते हैं, आखिर मुद्दा क्या है। हमारी कंट्री में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो होते हैं वो किस पर्टिकुलर पर्पज से लिए होते हैं, और क्या ये संवैधानिक पोस्ट हैं, सारी बेसिक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताऊंगा। पर सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये स्लाइड देखिए। इस स्लाइड में आप लोग क्या नजर आ रहा है,
इस स्लाइड में नजर आ रहे हैं कि हमारी कंट्री में पिछले कुछ टाइम में, अगर 2010 से मैं बात करूं, 2010 में, फिर यहाँ पर बात करें 12 में, 15 में, 17 में, 18, 21, 22 और यहाँ पर अभी 22 के अंदर में, यानी कि पिछले कुछ टाइम को अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, यानी कि ये आप लोग अगर 2010 से ही लगा लो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टोटल मिलाकर हम लोग 2022 में बैठे हैं और 2022 तक का टोटल मिलाकर 10 चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो हैं वो चेंज हो चुके हैं। ये इतनी खतरनाक चीज़ है, आप लोग खुद सोचिए एक मिनट। हमारी कंट्री में अगर इलेक्शन कंडक्ट कराने होते हैं तो टोटल आप लोगों को टाइम ड्यूरेशन जो देखने को मिलता है वो 5 साल का रहता है। आप लोग सोचो, जब यहाँ पर एक इलेक्शन से दूसरे इलेक्शन में हम लोग जंप करते हैं, उसके बीच में ही 2-3 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ से क्या दिक्कत है? इसी मुद्दे के ऊपर जो है अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनके द्वारा भी यहाँ पर बातें बोली गई कि जो पर्सन यहाँ पर आएगा 90 दिनों के लिए, 200 दिनों के लिए, या फिर इसी तरीके से, मतलब एक तरीके से 1 साल से कम जो टाइम के लिए अगर कोई पर्सन यहाँ पर आने वाला है तो क्या वो प्रॉपर यहाँ पर रिफॉर्म कर पाएगा? नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये माना जाता है कि चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो उसका ड्यूरेशन है वो कम से कम 6 साल होना चाहिए, यानी कि 6 साल तक वो उस पोस्ट पर रह सकता है, या फिर 6 साल अगर न हो तो 65 साल आप लोग बोल सकते हैं, यानी कि या तो 6 साल रहे या फिर 65 साल रहे। पर लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या आरोप लगा रहा है कि जिस भी इंसान को यहां पर इस पोस्ट पर बैठाया जा रहा है, ये देखकर बैठाया जा रहा है कि उसका टाइम ड्यूरेशन जो है वो बिल्कुल ना के बराबर रहे, उससे पहले ही टाइम ड्यूरेशन जो है वो खत्म हो जाए। कहने का मतलब यहां पर यह है, अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है उस पोस्ट पर बैठेगा, ज़्यादा टाइम उसको मिलेगा नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा तो ज़्यादा रिफॉर्म नहीं कर पाएगा, और ज़्यादा रिफॉर्म नहीं कर पाएगा तो जिस तरीके से पैटर्न चला हुआ आ रहा है वही पैटर्न चलता हुआ नजर आएगा यहाँ पर। और इस पैटर्न के ऊपर अभी क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। क्वेश्चन मार्क क्या है? अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा इलेक्शन हो रहे हैं बेसिकली गुजरात में और इससे पहले हिमाचल प्रदेश के अंदर में, तो कई सारे क्वेश्चन मार्क लगाए गए जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर में कि इलेक्शन का शेड्यूल कैसा दिया है। मतलब यहां पर यह है कि एक पॉलिटिकल पार्टी है ए, एक पॉलिटिकल पार्टी है बी। ए पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पूरी फुल पावरफुल में है, एक पावरफुल पार्टी है जो कि सेंटर में भी रूल कर रही है और कई सारे राज्यों में भी रूल कर रही है, यानी कि ये फुल पावरफुल पार्टी है। आज की डेट में उदाहरण के तौर पर आप लोग बीजेपी ले लीजिए, और अगर पुराने टाइम की बात करें तो कांग्रेस ले लीजिए। ये सेंटर में है, अपना काम कर रही है। अब बात करते हैं स्टेट के अंदर में या फिर यूनियन टेरिटरी के अंदर में एक पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे कि मान लीजिए आप लोग बात करें वेस्ट बंगाल के अंदर में ममता बनर्जी जी हो गई, ठीक है, इसी के साथ में अरविंद केजरीवाल साहब जो हो गए वो दिल्ली के अंदर में हो गए। अब इनको इलेक्शन लड़ने हैं। अब मान लीजिए वेस्ट बंगाल के अंदर में इलेक्शन हो गए एक साइड में, यहाँ पर जो कि मेन इलेक्शन है यहाँ पर, ठीक है, वेस्ट बंगाल के अंदर में इलेक्शन चल रहे हैं यहाँ पर, मतलब एक तरीके से, और सेम टाइम पर यहाँ पर भी इसकी पर्टिकुलर पार्टी को इलेक्शन लड़ने हैं, वो लड़ने हैं गुजरात के अंदर में। गुजरात में इलेक्शन स्टार्ट हो गए, तो यानी कि कहने का मतलब ये कि वेस्ट बंगाल में भी इलेक्शन हो गए और गुजरात में भी इलेक्शन हो गए, तो सामने वाला फोकस कहां पर करेगा? वो वेस्ट बंगाल के ऊपर करेगा, ना कि गुजरात के ऊपर। और गुजरात के अंदर में सेंट्रल की जो पार्टी है वो जीत के चली जाएगी। तो यहां पर जो डेट है वो क्लैश कराने की कोशिश की जाती है ताकि एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो यहां पर अपना गेन कर चली जाए। ऐसे आरोप खुद यहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर में लगाए जा रहे हैं, इवन आम आदमी पार्टी के द्वारा भी। बात क्या ही निकल कर कि लोकल इलेक्शन जो दिल्ली के अंदर अभी देखने को मिल रहे थे वो एक तरीके से यहां पर गुजरात के इलेक्शन के साथ में ओवरलैप कर रहे थे। तो यहां पर अगर चाहते तो कोई भी और डेट दी जा सकती थी यहां पर चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, पर लेकिन कोई और डेट नहीं दी गई। इसके चलते यहां पर क्वेश्चन मार्क उठाया जा रहा है कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। तो ये पूरा मुद्दा देखने को मिल रहा है। और इनका अपॉइंटमेंट मैंने आप लोगों से बोला था कुछ ही दिन पहले यहां पर इनका अपॉइंटमेंट किया गया 12 मई को। यहां पर आप लोग देखते हैं पूरा ये एक लेटर भी है आप लोगों के सामने जो मैंने दिखाया था कि राजीव कुमार जी जो हैं वो अभी रिसेंटली नए चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट कर दिए गए हैं। तो आज की डेट में 25वें चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो राजीव जी आप लोग यहां पर देखने को मिलेंगे। इनसे पहले यहां पर सुशील चंद्रा जी थे। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या निकल कर आती है, राजीव जी जो है वो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बन गए, ठीक है, पर लेकिन इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले थे सुनील चंद्रा जी जो कि यहां पर अपना टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट करके गए।
तो यहां पर या तो 6 साल हो जाए या फिर 65 साल हो जाए। तो 6 साल तो कोई टिक नहीं पाता है, इस तरीके के इंसान को लाया जाता है कि जल्दी से जल्दी उसकी एज जो है वो 65 साल हो जाए और उसको फिर यहां से अपना जो है अपनी कोई और काम करे जाके, यहां से रिटायरमेंट मिल जाए, फिर नया पर्सन आए। तो इसकी वजह से जो एक तरीके से कॉन्टिन्यूटी होती है, मान लीजिए इलेक्शन के अंदर में रिफॉर्म लेकर आने हैं, इलेक्शन में मान लीजिए बॉन्ड से रिलेटेड कोई रिफॉर्म लेकर आना है, या पॉलिटिकल पार्टी जिस तरीके से आज की डेट में आप लोगों को पता है हमारे देश में जब भी इलेक्शन होते हैं तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इंप्लीमेंट किया जाता है। उसका मतलब ये होता है कि पॉलिटिकल पार्टी को औकात में रह के काम करना पड़ेगा, अपने पैजामे से बाहर नहीं जाना है, एक लक्ष्मण रेखा आप लोगों को नहीं लागनी है, तो वो काम यहां पर किया जाता है। तो उसके चलते यहां पर बेसिकली एक पर्टिकुलर सिस्टमेटिक वे में कोई एनालिसिस करेगा और उसके ऊपर यहां पर रिजल्ट निकाल कर लेकर आएगा, आप लोग ऐसा बोल सकते हैं। अब यहां पर एक और मुद्दा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आज की डेट में अगर बात करें तो ये 3 मेंबर की बॉडी है। एक तो हो गए यहां पर चीफ, ठीक है, और 2 हो गए यहां पर जो इलेक्शन कमीशन रहते हैं। इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमीशन 2 इस तरीके से बॉडी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यहां पर जो सबसे बड़ा मुद्दा निकल कर आ रहा है वो ये है कि चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो तो पता है संविधान में उसके बारे में लिखा हुआ है कि हाँ कैसे कैसे यहां पर उनको डील करना है, कैसे उनको अपॉइंट करना है, कैसे उनको हटाना है, पर इन रियलिटी यहां पर जो इलेक्शन कमीशन जो है उनके बारे में कुछ नहीं लिखा है, जबकि उनकी पावर जो है वो चीफ इलेक्शन कमीशन के इक्विवेलेंट रहती है। पर लेकिन जब हटाने की बात आती है तो एक बार चीफ इलेक्शन कमीशन बोल दे कि ये इंसान मुझे पसंद नहीं है तो इस इंसान को हटा दो, तो वहां पर उसको हटा दिया जाता है। उसको हटाने के लिए कोई प्रॉपर प्रोविजन नहीं है, जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हटाने के लिए एक सिस्टमेटिक वे में प्रोविजन आप लोगों को देखने को मिलेगा। पर क्वेश्चन मार्क लगाए जाते हैं अपॉइंटमेंट के ऊपर। अपॉइंटमेंट में जुडिशरी चाह रही है कि जब यहां पर इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट की जाए तो यहां पर उनके हाथ में भी कुछ पावर आए कि किस तरीके से अपॉइंटमेंट करना है। ये काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अब तक अगर बात करें जैसे कि हमारे देश में जब इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं पार्लियामेंट के, जिसमें राज्यसभा देखने को मिलेगा और लोकसभा देखने को मिलेगा, प्रेसिडेंट के इलेक्शन यहां पर कराए जाते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के, जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली आप लोगों को देखने को मिलती है, और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही कंडक्ट कराए जाते हैं। और फिर यहां पर जब अपॉइंटमेंट के बारे में बात करती हैं तो यहां पर कैसे होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट। सारी पावर किसके हाथ में यहां पर, वो है प्रेसिडेंट के हाथ में। इनडायरेक्ट वे में बोला जाए तो प्रेसिडेंट जो है वो किसके हिसाब से काम करते हैं, वो हिसाब से काम करते हैं गवर्नमेंट के हिसाब से, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हिसाब से। तो इसलिए कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि अपॉइंटमेंट की पावर जो है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। अभी हमारे संविधान में ये लिखा था कि यहाँ पर आने वाले टाइम में इसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया जा सकता है कि कैसे इसकी अपॉइंटमेंट करनी है। वो दारमोदार जो है वो पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ दिया था संविधान के निर्माताओं ने, पर लेकिन आज तक उस सिस्टम को यूज नहीं किया गया यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट करने के लिए। तो ये काफी बड़ी दिक्कत है। यहाँ पर अपॉइंटमेंट किया जाता है जस्ट गवर्नमेंट के द्वारा। इसकी वजह से कई बार क्वेश्चन मार्क लग रहे हैं कि एक प्रॉपर कमिटी होनी चाहिए जो यहाँ पर अपॉइंटमेंट करे, और उस कमेटी में यहाँ पर जुडिशरी के भी मेंबर होने चाहिए, ये मांग की जा रही है। आप लोग ही क्या राय है, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इसको लेकर गवर्नमेंट जो है वो अपने हाथ पीछे खींच रही है। गवर्नमेंट जो है वो अड़ गई, कहे कि जुडिशरी क्यों होगा इसमें, क्योंकि अगर इसमें जुडिशरी आ जाती है तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो अपॉइंटमेंट है वो काफी ज्यादा है, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं प्योर हो जाएगा, एक तरीके से उसके अंदर कोई भी मिलावट नहीं रहेगी अगर जुडिशरी यहां पर आ जाती है। तो ये फंडा है यहाँ पर, और गवर्नमेंट की पावर जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर कम होती है आप लोगों को नजर आएगी। और ऐसे इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट किया जाएगा जिसका टेन्यूर कम से कम 5 या 6 साल, तो कम से कम एक इलेक्शन तो वो कंडक्ट करा कर जाए, तो ये चीजें देखने को मिलेगी। जो इलेक्शन कमीशन है, जो नीचे वाले 2 इलेक्शन कमीशन है, उनका टेन्योर जो है वो फिक्स ही नहीं है, इस तरीके से उनको कभी भी हटाया जा सकता है। तो सीधी सीधी बात है, जब उनका टेन्योर फिक्स नहीं है तो वो गवर्नमेंट के हिसाब से काम करेंगे। इसके बदले गवर्नमेंट ने आरोप लगाए कि अगर आप लोग उठाकर देखो जो जजेस अपॉइंटमेंट किए जा रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो कितने टाइम के लिए रह रहे हैं, वो भी तो ऐसे ही रह रहे हैं थोड़े थोड़े टाइम के लिए। पर उसका जो अभी आंसर दिया गया वो ये था कि उसमें कम से कम टेन्योर फिक्स है उनका, उनको कोई ऐसा नहीं कि ऐसे ही उठाकर फेंक देगा जैसे कि इलेक्शन कमीशन को फेंक देता है। तो इलेक्शन कमीशन को भी यहां पर कुछ ना कुछ ऐसी पावर मिलनी चाहिए ताकि ढंग से उसका इस्तेमाल किया जा सके, और यहां पर उसको डर न रहे कि आया राम गया राम वाली बात है कि आज हूं कल रहूंगा कि नहीं रहूंगा। इंटरेस्टिंग चीज अगर मैं आप लोगों को यहां पर बताऊं थोड़ा सा बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के साथ में, तो आप लोग चीजों को और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। जब यहां पर हम लोग बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, तो यहां पर हमारे देश में ये इलेक्शन को सुप्रिंटेंडेंट डायरेक्शन या कंट्रोल यही करता है। पर लेकिन सोचो अगर इसका खुद का कंट्रोल इसके हाथ में नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा।
अगर हम लोग 1950 से लेकर चलें चीजों को, तो 1950 से लेकर यहां पर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है 1989 तक, ठीक है, हमारे देश के अंदर में एक सिंगल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोला करते थे, सिंगल बॉडी हुआ करती थी। पर उसके बाद में यहां पर संशोधन करके संविधान में ये जो पर्टिकुलर बॉडी थी, यहां पर इसमें 2 पर्सन और ऐड कर दिए गए और यहां पर ये 3 मेंबर की बॉडी हो गई। यानी कि 16 अक्टूबर 1989 से ये 3 मेंबर की बॉडी आप लोगों को यहां पर देखने को मिली। पर लेकिन ये ज्यादा लंबे समय तक चली नहीं यहां पर। इसके बाद में फिर यहां पर फिर से इसको अबोलिश कर दिया गया, इसको अबोलिश कर दिया गया 1990 के अंदर में। और फिर से अबोलिश करने के बाद में ये सिंगल मेंबर की हो गई, पर लेकिन लगा कि सिंगल मेंबर की बॉडी से काम नहीं चलेगा, तो फिर से इसमें अपॉइंटमेंट किया गया 1993 में, और फिर से इसको डबल मेंबर और जोड़ दिए इसमें, और ये 3 मेंबर की बॉडी बन गई। 1993 से लेके आज तक का ये 3 मेंबर की बॉडी आप लोगों को देखने को मिल रही है। क्यों किया गया ऐसा? इसलिए किया गया ऐसा क्योंकि 1989 से पहले जो एज हुआ करती थी यहां पर वोट डालने के लिए, ठीक है, तो वो यहां पर चेंज कर दी गई। 21 एज हुआ करती थी, इसको चेंज करके 18 कर दिया वोटिंग जो एज है यहां पर 18 करती है। आप लोग सोचो 18 जब एज कर दी तो 3 साल का गैप हो गया। कितनी जनता ऐसी होगी जो कि यहां पर 18 साल के आसपास में होगी, 18 साल से जैसे ऊपर हुई होगी, कोई 18 का होगा, कोई 19 का होगा, कोई 20 का होगा, वो सब भी एक तरीके से वोटिंग डालने कैटेगरी में आ गए। तो पॉपुलेशन बहुत सारी बढ़ गई जो कि वोट डाल सकती थी, और उसको कंट्रोल करना एक इंसान के बस की बात नहीं थी, इसलिए 2 इंसान और वहां पर ऐड कर दिए, तो टोटल 3 पर्सन की ये बॉडी हो गई। तो इसलिए यहां पर ये पूरा पैटर्न देखने को मिला। पर फिर लगा कि एक ही यहां पर इसको चला लेगा, पर वो नहीं चला, तो फिर 2 ऐड कर दिए। तो ये पैटर्न यहां पर निकल कर आता है। कौन सा संविधान में संशोधन करके एज 21 से 18 की गई, ये आप लोग को बताना है। होमवर्क है, इसको आप लोग जाकर एक बार जरूर देखिएगा, इससे पता रहेगा, ठीक है, कि आप लोग कितना अच्छे से चीजों को देख रहे हैं। पॉलिटी के अंदर डिटेल में कवर कर रखी है सारी चीजें, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सेंटर के इलेक्शन के बारे में तो आप लोगों को बता दिया, पर लेकिन स्टेट का जो इलेक्शन रहता है, याद रखिएगा, पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के जो इलेक्शन होते हैं वो यहां पर सेपरेट स्टेट का इलेक्शन कमीशन जो है वो यहां पर काम करता है। और 73rd और 74th जो संविधान में संशोधन किए गए थे वो यहां पर इसी को इंप्लीमेंट करने के लिए यहां पर किए गए थे। तो ये सारी बातें आप लोगों के माइंड में क्लियर होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह सही है या फिर गलत है, आप लोग ये बताइए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मानना यही है कि सिस्टमैटिक वे में काम होना चाहिए। अगर सिस्टमैटिक वे में काम नहीं हुआ तो फिर दिक्कतें देखने को मिलेगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो एक ऐसी पोस्ट है कि इंटरनेशनल लेवल पर भी यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया जाता है इस पर्टिकुलर पोस्ट को। और जब यहाँ पर कोई पॉलिटिकल पार्टी पावर में होती है तो फिर वो अपने हिसाब से काम करती हुई नजर आती है। क्या यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है? जी हाँ, क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोगों के सामने यहाँ पर देखिए। 2017 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, बोला कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो 5 मेंबर बॉडी है। दूसरा बोला गया कि यूनियन होम मिनिस्टर जो है वो यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि इलेक्शन का शेड्यूल क्या होगा, जनरल इलेक्शन के लिए भी और बाई इलेक्शन के लिए भी। तीसरा बोला गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो रिजोल्व करते हैं डिस्प्यूट, यानी कि जो लड़ाई होती है या फिर कोई स्प्लिट या फिर मर्जर होता है पॉलिटिकल पार्टी का। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों से पूछा गया है। ए में बोला गया है 1 और 2, बी में बोला गया है 2, सी में बोला गया है 2 और 3, डी में बोला गया है 3। तो सही आंसर क्या है? अभी मैंने बताया कितने मेंबर की बॉडी है, अभी बताया 3 मेंबर की बॉडी है। यहां पर ये होम मिनिस्ट्री डिसाइड करेगी क्या? इलेक्शन की जब बात आएगी तो वो पावर में आ गई तो गवर्नमेंट थोड़ी ना डिसाइड करेगी, तो इंडिपेंडेंट बॉडी डिसाइड करेगी, और वो कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से यहां पर आंसर आप लोगों का क्या हो गया? टफ था क्या क्वेश्चन? बताओ, अगर माइंड में आप लोगों की क्लैरिटी रहेगी तो क्या एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन आप लोगों को टफ लग रहा है? अगर मैं आप लोगों से पूछूं यस या फिर नो में आप लोग बताओ, तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। इवन 2022 में यहां पर क्वेश्चन भी पूछा गया, बोला गया कि अगर बात करें डिस्कस द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिजोल्व कर, जो यहां पर इन द लाइट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इसके बारे में बात की जा रही है। तो क्या रोल है यहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, जो यहां पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ये इवोल्व हुआ है? इसका आंसर लिखने के लिए भी एक थोड़ी सी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देता हूं ताकि लिखने में आप लोगों को आसानी रहे। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इसका नाम ही लिखा हुआ है कि एक ऐसा मॉडल तैयार कर दिया जिससे कुछ कंडक्ट कराया जा सके, उसके लिए कोड रहे। जैसे आप लोग बोले कि मॉर्निंग में इस टाइम पर उठना है, इस टाइम से हम लोगों को ये काम करना है, अपना शेड्यूल फॉलो करना है, तो आप लोगों ने कोई कोड बना लिया अपने लिए। ऐसे ही यहां पर ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आप लोग इसको बोल सकते हैं। इसका ओरिजिन जो सबसे पहले हुआ यहां पर, तो वो 1960 में केरला के अंदर इसको स्टार्ट किया गया कि पॉलिटिकल पार्टी जो भी यहां पर पावर में होगी वो एक तरीके से ऐसे बिहेव करेगी जैसे कि एक नॉर्मल पॉलिटिकल पार्टी है, कोई भी इंटरफेयर यहां पर नहीं होगा। तो स्टेट के अंदर यहां पर सबसे पहले इसको इंप्लीमेंट किया गया।
फिर लगा कि ये अच्छी चीज है, तो लोकसभा इलेक्शन में 1962 में यहां पर इसको आगे लेकर आने की कोशिश की गई और फिर 1991 में यहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा यहां पर डिसाइड किया गया कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो स्ट्रिक्टली सब जगह फॉलो किया जाएगा, ताकि इलेक्शन के जो नॉर्म्स यानी कि रूल और रेगुलेशन है और जो करप्शन वाली चीजें हैं उसको साइड में रखा जा सके। यह है पर्टिकुलर मुद्दा। आई होप कि आप लोगों के माइंड में ये सारी चीजें चल रही होंगी, क्लियर हो गई होंगी, कोई भी डाउट जो है वो आप लोगों के माइंड में नहीं होगा इसको लेकर। अगर डाउट है तो ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है, तो इसको लेकर आप लोगों को माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी रखनी है। तो इसको अब आप लोग क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग लिख पाओगे। तो हो गया ना, पूरा एक टॉपिक तैयार हो गया पॉलिटी का। करंट में क्या चल रहा है वो बता दिया, क्या क्या मुद्दे हैं सारे। यूपीएससी में प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चन पूछा गया है वो हो गया। आंसर राइटिंग में भी आप लोगों का यूपीएससी का क्वेश्चन जो कि अभी ताजा ताजा पूछा गया है वो भी हो गया। तो टॉपिक को ऐसे तैयार किया करो यार। अब ये इंडियन एक्सप्रेस में आ जाए, द हिंदू में आ जाए, पीआईबी में आ जाए, कहीं भी आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। टॉपिक आप लोगों का तैयार हो गया, बस ये चीजें आप लोगों की होनी चाहिए। अब इंटरव्यू में कोई पूछ ले आप लोगों से, स्टेट पीसीएस के अंदर पूछ ले, एसएससी बैंकिंग के अंदर पूछ ले, इसके बारे में कहीं रुकेगा क्या आप लोगों का क्वेश्चन? इस तरीके से पढ़ाई करनी है और ये होता है सही तरीका पढ़ाई करने का। फीडबैक जरूर देना जैसा भी लगा टॉपिक, और कोई कंफ्यूजन हो तो उसको पूछना, आगे फिर क्लियर कर ले जाएगा। और पॉलिटी में किसी भी लेक्चर में कोई कंफ्यूजन लगता है तो वो लेक्चर का नाम लिख के आगे बाई वीर लिख दिया करो, जाकर यूट्यूब पर सर्च कर लिया करो, वो टॉपिक आप लोगों के सामने आ जाएगा। पॉलिटी में डिटेल में सारी चीजें पढ़ा रखी हैं। ओके दोस्तों, ये एक दोहा आप लोगों ने मेरे मुंह से कई बार सुना होगा कि सत सैया के दोए रे, जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगत, घाव करत गंभीर। तो वो जो दोहा है इस पर्टिकुलर न्यूज़ के ऊपर बड़ा ही सटीक बैठता है। आप लोगों को यहाँ पर जो पिक्चर में देखने को मिल रहे हैं ये छोटे छोटे से क्या हैं, ये कछुए हैं, क्यूट क्यूट से प्यारे प्यारे से कछुए आप लोगों को यहाँ पर दिख रहे हैं। और ये जो कछुए हैं, अगर पूछे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन से कछुए पाए जाते हैं तो ये हैं ओलिव रेडली टर्टल। तो ओलिव रेडली टर्टल जो हैं ये दुनिया में तो पाए ही जाते हैं, हमारे देश के अंदर भी ये आप लोगों को उड़ीसा के कोस्ट पर काफ़ी लार्ज स्केल पर देखने को मिलते हैं। तो ये जो ड्यूरेशन है ये इनके बेसिकली एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि इनका मास नेस्टिंग यानी कि अंडे देने का टाइम होता है। तो इसकी वजह से उड़ीसा के अंदर ये काफ़ी लार्ज स्केल पर इकट्ठे होते हैं, मतलब उड़ीसा के कोस्ट पर, और उस कोस्ट का नाम है यहाँ पर गरीमाथा। तो ये कई बार आप लोगों से पूछ भी लिया जाता है कि गरीमाथा बीच जो है वो कहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है। तो उड़ीसा में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ओलिव रेडली टर्टल बीच आप लोग नॉर्मली से बोलते हैं, नेस्टिंग के लिए बेसिकली यहाँ पर ये जाना जाता है। और इसी के साथ में इसका कनेक्शन आप लोगों को जो महानदी रिवर है उसके साथ में भी देखने को मिलेगा। एक ऋषिकोल्या रिवर भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप लोग आते हैं उड़ीसा से तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए हो जाते हैं। ओलिव रेडली टर्टल दुनिया में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, यानी कि एक तरीके से दुनिया में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, मतलब और कछुओं के कंपेयर में ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ये जो टर्टल है यहाँ पर ये काफ़ी छोटे हैं क्वांटिटी में, और इसी के साथ में ये काफ़ी लार्ज स्केल पर पाए जाते हैं। पर लेकिन फिर भी अगर आप लोग इनको IUCN में देखोगे, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अंदर में इसको वनरेबल की कैटेगरी में रखा गया है। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इसको 1972 का जो कानून है उसमें शेड्यूल 1 में रखा गया है, जहाँ पे अच्छी खासी प्रोटेक्शन आप लोगों को देखने को मिलती है। और CITES का जो यहाँ पर ये पर्टिकुलर कन्वेंशन है इसके अंदर भी इसको अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। मतलब क्या हो गया यहाँ पर, मतलब यहाँ पर ये हो गया कि इतनी ज़्यादा संख्या इनकी होने के बावजूद भी इनको जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करानी पड़ रही है। तो ये कंडीशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो यानी कि ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि जब कन्वेंशन यहाँ पर किसी न किसी इस तरीके से चीज़ों को प्रोटेक्ट करते हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आने वाले टाइम में दिक्कतें देखने को मिल सकती है। हमारे देश के अंदर में नेस्टिंग कहाँ होती है, ऋषिकोला, गरीमाथा बीच और माउथ ऑफ देवी रिवर, ये पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पर ये आकर अपनी लाइफ जो है वो एंजॉय करते हैं और बोलते हैं कि स्वागत नहीं करोगे हमारा और फिर जो है वहाँ पर आकर ये प्रॉपर अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं। पर लेकिन अगर कोई एंजॉय कर रहा है तो उसमें कोई ना कोई खतरा भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा खतरा रहता है, अगर कोई बाढ़ आ जाती है यानी कि फ्लड आ जाता है, अगर कोई साइक्लोन आ जाता है तो यहाँ पर काफ़ी लार्ज स्केल पर दिक्कत देखने को मिलती है। इसी के साथ में जो ग्लोबल वार्मिंग है यानी कि जो पानी का गर्म होना, वो भी यहाँ पर इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिलेगी, क्योंकि पानी का गर्म होने के साथ साथ में पानी का पोल्यूटेड होना भी एक खतरनाक रीज़न है जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें देखने को मिलती है। और इंसान जो कि इस धरती का सबसे खतरनाक जानवर है,
वो इनका शिकार भी करता है मीट के लिए, इनको खाने के लिए। यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं इनकी ज़िंदगी में बेचारों की टेंशन इतनी ज़्यादा है कि ये अपना यूपीएससी का एग्जाम भी क्लियर नहीं कर पाते प्रॉपर, मतलब अपनी नेस्टिंग भी नहीं कर पाते हैं प्रॉपर, अपने अंडे भी नहीं दे पाते हैं। ऐसी दिक्कतें देखने को मिलती हैं और इसमें काफ़ी बड़ा हाथ है हम जैसे लोगों का, यानी कि एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर। एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर का मतलब क्या होता है, यानी कि इंसानों के द्वारा की गई हरकतें। हम लोग आज की डेट में फिशिंग करते हैं, यानी कि मछली हम लोग पकड़ने के लिए कई बार क्या करते हैं, ट्रोलर यूज़ करते हैं। ट्रोलर क्या होता है, एक इस तरीका बहुत ही बड़ा नेट होता है और उसको नाव में बांध के खींचा जाता है समुद्र के अंदर अंदर। तो इसमें बहुत लार्ज स्केल पर मछलियाँ आती हैं, पर लेकिन यहाँ पर ये तो लिखा नहीं है इसके गेट पर कि ओनली एंट्री ओनली फॉर द फिश, ठीक है। तो इसका मुंह खुला रहता है और उस मुंह के अंदर में मछली, कछुए, कीड़े मकोड़े, मतलब जो भी है सारे इसके अंदर भर जाते हैं। तो इसमें काफ़ी लार्ज स्केल पर टर्टल भी जो हैं वो जाते हैं। इसी के साथ में अगर आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर बहुत ही लार्ज स्केल पर जो मेरीन लाइफ है उसको ये सारी चीज़ें जो हैं इम्पैक्ट करती हुई यहाँ पर नजर आती हैं। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। तो इनकी ज़िंदगी को, बेचारी की ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा खतरा है यहाँ पर, तो इसकी वजह से यहाँ पर इनको इस कैटेगरी में रखा गया है। और ये दिक्कत ओनली हमारे देश में नहीं है, ये दिक्कत आप लोगों को दुनिया में अलग अलग जगह पर भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसीलिए इनके ऑपरेशन के, इनको बेसिकली प्रोटेक्ट करने के लिए दुनिया भर में कई सारे ऑपरेशंस भी चलाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को कुछ बातें यहाँ पर बताना चाहूँ जिससे कि आप लोग कनेक्ट भी कर पाएंगे। ऑपरेशन ओलिव ये यहाँ पर इंडियन जो कोस्ट गार्ड के द्वारा चला गया। क्यों? क्योंकि कोस्टल एरिया में आकर यहाँ पर ये अपनी नेस्टिंग करते हैं, तो यहाँ पर इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना कोस्ट गार्ड ने भी अपना दायित्व समझा। तो ओलिव रेडली टर्टल को यहाँ पर कोई नुकसान ना पहुंचा सके, खासकर ब्रीडिंग के टाइम पर। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा मछली पकड़ने के लिए लोग जो हैं वो समुद्र के अंदर जाते हैं, पर लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम होता है जिस ड्यूरेशन में मछली जो होती हैं वो अपना ब्रीडिंग का टाइम जो है वो कंप्लीट करती हैं। उस टाइम पर मछली पकड़ना जो है वो बंद कर दिया जाता है काफ़ी कुछ लंबे समय के लिए, ताकि वो अपना वो ड्यूरेशन कंप्लीट कर सकें। ऐसी चीज़ें आप लोग कई बार देखने को मिलती हैं। तो ये कहीं ना कहीं नेचर जो है एक तरीके से उसके साथ में अगर इंसान जो है छेड़छाड़ी ना करें तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को नॉर्मल होती नजर आएगी। इसी के साथ में यहाँ पर जो टर्टल एक्सक्लूडेड डिवाइस भी यूज़ करने के लिए बात की जाती है। यहाँ पर टैगिंग की जाती है कई बार, ठीक है, ताकि इंडेंजर ओलिव रेडली टर्टल जो है उसको पहचाना जा सके और कोई नुकसान ना पहुंचा सके। इंटरेस्टिंग चीज़ है, वैसे आप लोगों ने सुना होगा कई बार टर्टल और टोर्टोइज, ठीक है। तो टर्टल और टोर्टोइज में क्या फ़र्क है? तो नॉर्मली अगर आप लोग देखेंगे जो टर्टल है ये आप लोगों को किसके अंदर पाया जाता है? ये पानी के अंदर पाया जाता है और इसके इस तरीके पंख होते हैं जिसकी वजह से पानी के अंदर तैरता है। पर लेकिन जो टोर्टोइज होता है उसके बाकायदा इस तरीके से पंजे आप लोगों को देखने को मिलेंगे, नाखून आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जमीन पर ज़्यादातर लैंड पर ये आप लोगों को देखने को मिलता है। अगर यहाँ पर बात करें जो ये टर्टल होते हैं ये आप लोगों को प्लांट और एनिमल दोनों खाते हुए नजर आएंगे, यानी कि इनकी पार्टी जो है दोनों से चलती है। पर लेकिन ये ज़मीन पर रहते हैं तो इसलिए ये शाकाहारी टाइप के जीव हैं और आसानी से अपनी ज़िंदगी एंजॉय करते हैं। नॉर्मली अगर आप लोग पालोगे घर पे तो आप लोग ये नहीं कहोगे मैंने टर्टल पाल लिया। नॉर्मली आप लोग टोर्टोइज पालते हो, यानी कि कछुआ पालते हो, ये ज़मीन पर रहता है। अगर मैक्सिमम टाइम आप लोग यहाँ पर देखोगे तो ये एक तरीके से अपनी लाइफ को लैंड पे इंजॉय कर सकता है। पर लेकिन इनकी लाइफ जो है वो लैंड पर इंजॉय करने लायक नहीं है। ये एक्वेरियम जो आप लोग लाते हैं कि पानी का एक वो नहीं बड़ा सा सिस्टम लेकर आते हैं, इसके अंदर मछली वगैरह डाले रखते हैं, उसके अंदर आप लोग यहाँ पर टर्टल को डाल सकते हो। पर लेकिन टोर्टोइज जो है वो आसानी से आप लोग के बिस्तर के ऊपर आप लोग जो ज़मीन है वहाँ पर आराम से खेलता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। तो ये टर्टल और टोर्टोइज में फ़र्क भी आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। यहाँ से भी हल्का फुल्का सा आइडिया अगर आप लोगों को रहेगा तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। कभी कोई बच्चा भी पूछ ले कि बताओ भैया टर्टल और टोर्टोइज में क्या डिफरेंस है, बड़ा यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है तो फिर आप लोग बोलोगे यार ये क्या हो गया, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को पता होना चाहिए। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये टर्टल के बारे में बात कर रहे हैं, ओलिव रेडली टर्टल। और जब ये इकट्ठा होकर एक जगह आकर इस तरीके से मास नेस्टिंग करते हैं तो इस पर्टिकुलर प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ARRIBABA, ठीक है। तो ये अरी बाबा, तो ये याद रखेगा। मैं देख रहे अरी बाबा इतने सारे कछुए वो वाला डायलॉग आप लोग याद रख लेना। तो ये जब अरी बाबा निकल जाए मुंह से तो बहुत सारे कछुए आप लोगों को एक जगह देखने को मिलेंगे और वो अपना मास नेस्टिंग करते हैं, यानी कि सामूहिक एक तरीके से बच्चे को पैदा करते हैं इकट्ठा होकर एक जगह। तो ये इसको ओलिव रेडली टर्टल के साथ साथ में एक और नाम से पुकारा जाता है
जिसको हम लोग पैसिफिक रेडली टर्टल के नाम से भी आप लोग बोलते हैं, पैसिफिक रेडली सी टर्टल के नाम से भी आप लोग यहाँ पर बोलते हैं। और जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को डिटेल में बताया, पूछ ले अगर कोई वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो इसकी कॉलोनी जो ब्रीडिंग होती है वो कहाँ पर होती है, जहाँ पर ये मास नेस्टिंग करते हैं, तो उड़ीसा का जो गिरिमाथा बीच है यहाँ पर दुनिया में सबसे ज़्यादा मास नेस्टिंग आप लोगों को यहाँ पर नजर आती है। इसीलिए उड़ीसा की गिरिमाथा मैरीन सेंचुरी को यहाँ पर वर्ल्ड लार्जेस्ट रोकरी, ठीक है, ये कॉलोनी ऑफ द ब्रीडिंग एनिमल सी टर्टल के नाम से भी आप लोग जानते हैं। और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, कई सारे लोग होते हैं जो सर्दियों में नहाना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, तो उनको गर्म पानी चाहिए होता है ठीक है, तो गर्म पानी अच्छा है, हल्का सा गुनगुना पानी अगर आप लोग ले लें, चाहे गर्मियां हो चाहे सर्दियां हो, तो बॉडी के लिए अच्छा रहता है। ये माना जाता है कि पानी नहाने वाला आप लोग के बॉडी के टेम्परेचर पे होना चाहिए और पीने वाला भी आप लोग बॉडी के टेम्परेचर पे रख सकते हैं, ठीक है। तो हल्का सा गुनगुना भी हो जाए तो उसमें थकावट और अच्छे से मिटती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी वॉर्म वाटर, एक तरीके से थोड़े से गर्म पानी में पाए जाने वाले आप लोगों को ये जीव देखने को मिलेंगे। तो ये कई सारी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि आप लोगों से पूछी जाती है। ये इतना डिटेल में किस लिए कवर किया, ये इसलिए कवर किया क्योंकि यहाँ से अक्सर एग्जाम में आप लोग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि 2015 में यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, यानी कि सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ओलिव रेडली टर्टल, गैंगेटिक डॉल्फिन या फिर घड़ियाल। तो आप लोगों से यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया कि एक्वेटिक एनिमल के बारे में यहाँ पर पूछ लिया, जो कि नेशनल एक्वेटिक एनिमल हम लोग बोलते हैं, यानी कि भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी। तो इसके बारे में आप लोगों को पता होगा, 2-4 बातें तो मैंने आप लोगों को पहले बता रखी है, फिर भी ट्राई करके देखो, ये तो आप लोग आंसर दे सकते हो। सही आंसर क्या है, और यहाँ से कई बार क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आप लोगों से। सही आंसर है यहाँ पर सी, इसको बोलते हैं गैंगेटिक डॉल्फिन। तो हल्का सा एक छोटा सा टॉपिक भी आप लोगों को कवर हो जाएगा, इसके बारे में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन में दे देता हूं आप लोगों को। जो रिवर डॉल्फिन या फिर गैंगेटिक डॉल्फिन है, इसको हम लोग नेशनल एक्वेटिक एनिमल के नाम से जानते हैं, नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो नाई भी आप लोग इसको बोल सकते हो। ये इसको लोकली एक नाम से और जाना जाता है जिसको आप लोग सुसु बोलते हो। जी हाँ, सुसु, यानी सुसु पोटी कर ली, तो इस तरीके से बोल सकते हैं यहाँ पर। तो गैंगेटिक जो डॉल्फिन है यहाँ पर, इसके नाम से भी आप लोग जानते हैं यहाँ पर। ये एक तरीके से जो सुसु है, ये इसको जाना जाता है क्योंकि ये एक तरीके की आवाज करती है, उन्हें इस तरीके की विसल टाइप की, जो इसकी वजह से यहाँ पर इसको सुसु बोला जाता है कि सुसु की आवाज निकाल रही है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। नॉर्मली अगर बात करें यहाँ पर, जैसे गंगा रिवर होगी, मेघना, ब्रह्मपुत्रा, इसी के साथ में हमारे देश के साथ साथ में नेपाल, भूटान और बांग्लादेश में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। बांग्लादेश में एक रिवर है जिसका नाम है कर्णपुली। तो कर्णपुली रिवर में ये काफ़ी लार्ज स्केल पर आप लोगों को पाते हुए नजर आएंगे। इनकी संख्या जो है वो काफ़ी लार्ज स्केल पर घटती रहती है, क्योंकि आज के डेट में आप लोगों को देखने को मिलेगा जो मछलियाँ होती हैं वो जैसे कि रिवर में पाई जाती हैं, और रिवर पर हम लोग क्या करते हैं, कई सारे बड़े बड़े बांध बना लेते हैं। तो उसकी वजह से मछलियां जो हैं वो प्रॉपर वे में आगे नहीं बढ़ पाती हैं और उन बांध में अटक कर, या फिर बहुत सारे इश्यूज आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिसकी वजह से मछली पकड़ने का धंधा, इसी की वजह से पोल्यूशन वगैरह, बहुत सारे ऐसे रीजन है, इनकी संख्या खत्म होती जा रही है। आयुशियन में अगर बात करें यहाँ पर गैंगेटिक डॉल्फिन को, इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में यहाँ पर रखा गया है, ये याद रखिएगा। और इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं 1972 का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, उसका शेड्यूल 1 में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये सारी बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए, और डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। तो ओलिव रेडली टर्टल के साथ साथ में आप लोग की गैंगेटिक डॉल्फिन भी मैंने आप लोगों की कवर करा दी। एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा घड़ियाल के बारे में। घड़ियाल जो है हमारे देश में सबसे ज्यादा कहां पर पाए जाते हैं अगर आप लोगों से पूछ रहे हैं, और सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल के बारे में भी थोड़ा सा पढ़िएगा, क्योंकि ऐसा होता है कि एक बार किसी से क्वेश्चन पूछ लिया, दूसरी बार किसी स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछ लिया, यूपीएससी अक्सर अपने ही क्वेश्चन की स्टेटमेंट से भी कई बार खेलता रहता है। तो इसलिए इसके बारे में आप लोगों को हल्का सा आइडिया कम से कम होना चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा यहाँ पर ओलिव रेडली टर्टल के बारे में, इससे ये पता चलेगा कि आप लोगों ने कितने ध्यान से ये पर्टिकुलर टॉपिक सुना है। तो सबसे पहले बोला गया कि ये सबसे ज्यादा छोटे होते हैं और यहाँ पर सबसे ज्यादा अबंडेंस में पाए जाते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और सबसे ज्यादा छोटे होते हैं दुनिया में। ये टर्टल जो होते हैं ये कार्निवोर हैं, यानी कि एक तरीके से मांसाहारी बोल सकते हैं, यानी कि दोनों चीजों को निपटा देते हैं आप लोग, ये ऐसा भी बोल सकते हैं। पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशन में आप लोगों को देखने को मिलते हैं, और इनको जब यूनिक जो मास नेस्टिंग होती है, जब मिलकर सारे बच्चा पैदा करते हैं यहाँ पर एक तरीके से एक घोंसला बनाकर, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, तो ये क्या होता है यहाँ पर, ये इसको बोलते हैं अरीबा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा यहाँ पर, वैसे इसको अरीबाड़ा, ठीक है, बाबा नहीं अरीबाड़ा बोलेंगे यार, ठीक है, बाबा बोल दिया था मैंने, अरीबाड़ा बोलेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पर अरीबाड़ा, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एक स्टेटमेंट यूज किया था अरीबाड़ा, ठीक है। तो जो मैंने वहां पर अरी बाबा बोला था, अरी बाबा नहीं अरीबाड़ा, ठीक है।
ये इसको आप लोग यहाँ पर देखना, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अब आप लोग एग्जाम में भूलोगे नहीं इसको। यहाँ पर इसको मैंने बाबा बोल दिया था, जबकि ये बाड़ा है, तो अरी बाड़ा है यहाँ पर ये, ठीक है। तो ये एक यूनिक स्टेटमेंट है इस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड। मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आप लोगों को यहाँ से बन सकता है। तो टॉपिक को ऐसे तैयार करो कि एक ही टॉपिक में कितनी सारी चीजें कवर कर दी। ओलिव रेडली टर्टल हो गया, इसी के साथ में जो हम लोगों ने बात कर ली गैंगेटिक डॉल्फिन के बारे में बात कर ली, टर्टल और टोर्टोइस के बारे में बात कर ली। यूपीएससी का क्वेश्चन भी आप लोगों का कवर हो गया यहाँ पर, और इसी के साथ में यहाँ पर मैप बेस्ड लोकेशन आप लोगों की कवर होगी, बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कवर होगी। तो टॉपिक को ऐसे तैयार करो कि उसमें से क्या आसपास से भी क्वेश्चन पूछे तो आप लोग कंफ्यूजन में ना आए, है कि नहीं। कैसा लगा टॉपिक बताना, फीडबैक जरूर दे दिया करो अपना, ओके। जैसे हमारा देश आगे बढ़ रहा है दोस्तों, ऐसे ही आप लोगों को भी आगे बढ़ते रहना है। हमारा देश जो है काफ़ी लार्ज स्केल पर इंटरनेशनल लेवल पर जो इंडेक्स या फिर रिपोर्ट आते हैं, बहुत सारी रिपोर्ट में हमारी जो रैंकिंग है वो पॉजिटिव देखने को मिल रही है। ये जो न्यूज़ है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि पीआईबी के द्वारा कवर की गई काफ़ी डिटेल में, तो हम भी इसको काफ़ी अच्छे से कवर करेंगे। इंडिया जो है अभी यहाँ पर छठे जो एक तरीके 6 स्लॉट जो है वो बढ़कर 61 प्लेस पर पहुंच गया है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स के अंदर में। आप लोग यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि नेटवर्क के बारे में बात की जा रही है, यानी कि टेलीकॉम एरिया के साथ में आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। तो ये जो इंडेक्स या फिर जो रिपोर्ट निकल कर आती है, इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। ये ऐसे टॉपिक होते हैं जो कि जीएस पेपर 2 के साथ में आप लोग यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। हमारी पोजीशन जो है यहाँ पर ये हो गई है फिलहाल अभी 61 पर, लेकिन कोई तो यहाँ पर इसको चेक करता होगा, तो बड़े ही एक होने के लिए बड़ा ही ठल्ली आदमी, फ्री आदमी बैठा हुआ है यूएस से, वो यहाँ पर ये चीज़ें चेक करते रहता है कि किस किस की क्या क्या प्रोग्रेस हो रही है। इससे उसको क्या फ़ायदा होता है, इससे उसको ये फायदा होता है कि जब जब कोई आगे निकलने वाला होता है या तो उसकी टांग खींचता है या फिर अपने आप को आगे लेकर आता है, कि ताकि अपने आप को मोटिवेशन देता रहे। वो नहीं कि कोई किसी कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको दूसरों को देखकर कि वो काम कर रहे हैं उनको देखकर मोटिवेशन आता है। तो यूएस से बिल्कुल ऐसा ही है, वो लोगों पर नजर रखता है और देखता है कौन कौन क्या क्या काम कर रहा है। अगर कोई उससे ज़्यादा अच्छा कर रहा है तो उसको मोटिवेशन आता है। अगर उसको सारे आसपास में ऐसे मिल जाए कि कोई कुछ कर ही नहीं रहा है तो अपने आप को अपने आप बर्बाद कर लेगा। ऐसा है यूएस से। यहाँ पर अगर बात करें नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स के बारे में, 2022 का ये एनआरआई प्रस्तुत किया गया, और ये जो पर्टिकुलर इंडेक्स है ये एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जिसको बोलते हैं यहाँ पर पोर्टलैंड इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो पोर्टलैंड जो यहाँ पर ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट है ये यूएसए के अंदर में बेस्ड है, और इसके द्वारा ये पर्टिकुलर रैंकिंग यहाँ पर तैयार की जाती है। ये जो पर्टिकुलर रैंकिंग है इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती हैं, तो कुछ कुछ बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा जिसके साथ में आप लोग यहाँ पर कनेक्ट कर पाएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स के बारे में बात करते हैं, किसके द्वारा तैयार किया जाता है। ये एक पोर्टलैंड जो यहाँ पर इंस्टीट्यूट है, कहाँ का है, वॉशिंगटन यानी कि यूएसए का। ये यूएसए की कैपिटल भी है जिसको आप लोग वॉशिंगटन डीसी बोलते हो। ये एक तरीका नॉन प्रॉफिट, एक तरीके से नॉन पार्टीशन ये रिसर्च एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अपने आप को बताता है, पर लेकिन लगता नहीं है ऐसा। जिस तरीके से हरकतें करते हैं सारे, मतलब एक तरीके से ऐसा लगता है कि वैसे बोल देते हैं नॉन प्रॉफिट, पर लेकिन ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के कंट्रोल में आप लोगों को देखने को मिले। कंट्रोल तो नहीं, पर हाँ फिर भी वही है कि हाँ अपने देश को आगे ले जाने वाली बातें रहती हैं। क्योंकि इसने अगर ध्यान से आप लोग देखोगे, अभी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताता हूँ, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अपने आप को फर्स्ट रैंकिंग दे ली, यानी कि पेपर दिया, अपने आप ही पेपर बनाया, पेपर में एग्जाम में बैठ गए और अपने आप को ही टॉप रैंकिंग दे ली। तो यूएसए फर्स्ट पर है यहाँ पर, सिंगापुर जो आप लोगों को देखने को मिलेगा दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर यहाँ पर आप लोगों को स्वीडन नजर आएगा। यहाँ पर इसमें कुछ बेसिक चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा जिसके साथ में आप लोग अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। ये पर्टिकुलर लेटेस्ट वर्जन 2022 का जो प्रस्तुत किया गया यहाँ पर, लगभग 131 जो कंट्री हैं उनके द्वारा यहाँ पर पार्टिसिपेट किया गया, और इन्होंने इस पर्टिकुलर जो पार्टिसिपेशन को यहाँ पर 4 डिफरेंट पिलर में डिवाइड कर दिया। यानी कि टेक्नोलॉजी के बेस पर कैसे हम लोग तैयार हैं, लोगों को कैसे तैयार कर रहे हैं, गवर्नेंस को, और किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो यहाँ पर ये इंडेक्स है, इसमें 49 तो ऐसी कंट्री है जो कि हाई इकोनॉमी है, यानी कि डेवलप कंट्री बोल सकते हैं। 32 देश ऐसे हैं जो कि मिडिल इनकम कंट्री डेवलपिंग की कैटेगरी में, 36 जो है लोअर मिडिल इनकम कंट्री, और 14 जो है वो तो बिल्कुल ऐसे हैं कि भाई साहब कोई दे दो हमको लाके पैसा तो हमारी रोजी रोटी चल जाए, नहीं तो भूखे मर जाएंगे और तुम्हारे नाम लग जाएंगे कि तुमने मारा है, खाने को नहीं दिया, ठीक है। तो ये कंडीशन है यहाँ पर। तो इन कंट्रीज को इनके द्वारा चेक किया गया और इसके बेस पर ये अपनी फाइंडिंग्स निकाल कर लेकर आते हैं। जो इनकी फाइंडिंग्स आती है इसमें अलग अलग एरिया पर आप लोगों को चीज़ें देखने को मिलेगी।
तो इन फाइंडिंग्स के अंदर में जब आप लोग की जो इनका यहाँ पर फाइंडिंग्स है, इनकी रिपोर्ट की प्रमुख जो निष्कर्ष निकले हैं, उसमें जो हमारे देश का जो स्कोर है यहाँ पर ये 49.74 2021 का और 51 अभी 2022 का हो गया। इसमें कुछ इंडिकेटर्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लोग बात करेंगे, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टैलेंट, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन, ये इंडिया जो है इसमें टॉप पोजीशन पर है। सेकंड प्लेस यहाँ पर इंटरनेशनल इंटरनेट बैंडविड्थ में आप लोगों को देखने को मिलेगा और मोबाइल ब्रॉडबैंड इंटरनेट ट्रैफिक विद इन द कंट्री। थर्ड प्लेस यहाँ पर डोमेस्टिक मार्केट जो साइज और इसी के साथ में एनुअल इन्वेस्टमेंट इन जो यहाँ पर टेलीकम्युनिकेशन सर्विस। फोर्थ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो एक्सपर्ट है। और फिफ्थ में यहाँ पर FTTH, ये बिल्डिंग इंटरनेट सब्सक्रिप्शन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइंटिफिक पब्लिकेशन। यानी कि ये अलग अलग आप लोगों को यहाँ पर जो है पर्टिकुलर इसमें रैंक नजर आएगी। ये हालांकि पूछा भी जा सकता है पर ज्यादा चांसेस नहीं है, पर हाँ स्टार्टिंग वाला जो पोर्शन है ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में डायरेक्ट स्टेटमेंट देकर आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है। तो इसलिए सारे बता दिया, कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में न रहे, ठीक है। इसी के साथ में जो वीकेस्ट इंडिकेटर है वो है हैप्पीनेस, ऑनलाइन एक्सेस टू द फाइनेंशियल अकाउंट और जेंडर गैप जो है, जिसकी वजह से हमारी खस्ता हालत आप लोगों को देखने को मिलती है कई बार, ठीक है। क्योंकि जेंडर के मामले में बात करेंगे तो आप लोगों को देखने को मिलता है, अगर कुछ एक तरीके से मिडिल क्लास फैमिली में जाओगे जहां पर खासकर गांव वाले रीजन में, तो लड़कियों के पास में अपने मोबाइल काफी कम देखने को मिलते हैं एज कम्पेयर टू लड़कों के पास में मोबाइल बड़ी ही ईजिली देखने को मिल जाते हैं। और ये चीज उस टाइम पर भी फील की गई जब कोविड-19 चल रहा था। लड़कों को आसानी से मोबाइल मिल जा रहे थे पढ़ाई करने के लिए, कई बार लड़कियों को नहीं मिल रहे थे। और कई बार लड़कियां ऐसी भी होती हैं कि मेरा भाई पढ़ लेगा, मैं क्या करूंगी पढ़ के, ठीक है, तो अपने भाई को दे दिया, अपने आप जो है नहीं पढ़ी। तो ऐसी भी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। तो ये होता है बेसिकली एक बहन का प्यार भाई के लिए। ये कई सारी रिपोर्ट में ये चीजें प्रस्तुत की गई। यहाँ पर हमारा देश जो है यहाँ पर इंडिया, वो अभी यहाँ पर फिलहाल थर्ड है, यहाँ पर 36 लोअर मिडिल इनकम नेशन के अंदर में, जो कि यूक्रेन और इंडोनेशिया के पीछे आप लोग यहाँ पर नजर आएगा, ठीक है। इसी के साथ में जो एवरी पिलर है और सब पिलर है, इंडिया का स्कोर जो है वो ग्रेटर देन द एवरेज इनकम ग्रुप के ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इंडिया की जो रैंक है 11th, तो वो एशिया पैसिफिक रीजन में नजर आएगी। सिंगापुर यहाँ पर टॉप पर है और साउथ कोरिया और जापान पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर देखने को मिलेंगे। यानी कि सिंगापुर, फिर साउथ कोरिया, फिर जापान। अगर एशिया या फिर एशिया पैसिफिक के बारे में आप लोग यहाँ पर बात करते हैं, और बाकी ऑल ओवर अगर आप लोग बात करेंगे तो यूएसए ने टॉप किया ही है, वो तो कोई बोलने वाली यहाँ पर बात है ही नहीं। वैसे अगर कुछ बात मैं आप लोगों से यहाँ पर हमारी कंट्री में नेटवर्क के बारे में बात करूं, आज की डेट में जैसे बड़े बड़े प्लेयर आप लोगों को एक तो देखने को मिलेगा जियो। कौन सी कंपनी का सिम है आप लोगों के पास में? एक साइड में आप लोगों को एयरटेल देखने को मिलेगा, एक साइड में आप लोगों को BSNL, और यहाँ पर दूसरे आप थोड़ा बहुत जैसे कि ये सारे मिले जुले जो प्लेयर रह गए, ओके। तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर नेटवर्क है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। जब स्टार्टिंग में जियो को लॉन्च किया गया था उस टाइम पर ये लग रहा था कि पता नहीं कैसे काम चलेगा, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं ये था कि जियो सर्वाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, पर जियो जो है वो फ्री में लेकर आए यहाँ पर इंटरनेट, काफी सस्ता, बिल्कुल सारी चीजें फ्री में, कॉल, सालों भर इसने यहाँ पर ये पूरा पैटर्न आप लोगों को देखने को मिला। तो उस टाइम पर मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश की गई। जैसे ही मार्केट को कैप्चर किया गया, मार्केट हाथ में आई, तुरंत अभी आप लोग यहाँ पर इसके प्राइस देख सकते हैं, वो आसमान छू रहे हैं फिर से, ठीक है। तो ये कंडीशन आप लोगों के सामने यहाँ पर निकल कर आती है। तो कहीं ना कहीं आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि पर्टिकुलर सिस्टम को क्रिएट करने में टाइम भी लगता है और पैसा भी लगता है, और सबसे बड़ी बात है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर भी काम करना पड़ता है। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो कि अक्सर जो है कई सारे बच्चे पूछते हैं कि सर हमारे देश में इतना रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्यों नहीं होता है जितना यूएसए में, साउथ कोरिया में, जापान में, चाइना में देखने को मिलता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम लोग इतने पीछे कैसे रह गए? अगर आप लोग अपने देश की हिस्ट्री उठाकर देखोगे ना तो आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ जाएगी। 1947 में हम लोग आजाद हुए, और उस टाइम पर जब आजाद हुए हमारी कई सारी लड़ाइयां बड़ी ही जल्दी जल्दी पाकिस्तान के साथ में देखने को मिली। एक तो यह है कि अपने पड़ोसी को हम लोग मैनेज कर लें, और एक यह है कि हम लोग आगे बढ़ लें। ये इतना लंबा जो ड्यूरेशन चला यहाँ पर, जब चाइना आजाद हुआ, हमसे बाद में आजाद हुआ पर हमसे आगे निकल गया, क्योंकि उस ड्यूरेशन में चाइना बड़ा ही शांत तरीके से गुपचुप कर अपना सारा काम करता रहा और एक डेवलप कंट्री के सामने आप लोग बोल सकते हैं कि आकर बैठ गया। तो ये चाइना की स्ट्रेटजी थी, वो किसी के साथ में यहाँ पर बहसबाजी नहीं कर रहा था। और जबकि अगर देखने को मिले यहाँ पर एक सिस्टमेटिक वे में आज़ादी के जस्ट कुछ टाइम बाद में हमारी पाकिस्तान के साथ में झड़प हो गई, ठीक है।
और चाइना जो है वो काफ़ी लंबे समय तक अपना एक सिस्टमेटिक वे में यहाँ पर चलता रहा, बड़े ही शांत स्वभाव के साथ में। हालांकि चाइना की भी वो रही, पर लेकिन वो उसको नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं करके गई, उसका और पॉजिटिव ओरा वो बना के गई। 1962 में जब इंडिया को ही हराया, वहाँ पर भी चाइना की जो है काफ़ी वाह आप एक तरीके से देखने को मिली। तो हमारा देश जो है वो एक ऐसा देश था जो कि आज़ाद हुआ। आज़ाद होने के बाद में इंटरनली इतनी सारी प्रॉब्लम थी जो कि आप लोग समझ सकते हैं। उनके साथ में जूझना, लोगों को खाना देना, भुखमरी से लोगों को बचाना, इस तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी थी जो ग्राउंड लेवल पर यहाँ पर देखने को मिल रही थी। कहीं एजुकेशन नहीं है तो उसके ऊपर ले दे के जो है काम किया गया थोड़ा बहुत, फिर भी वो इतने हद तक इम्प्रूव नहीं की गई। तो यहाँ से आप लोग चीज़ों का अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत सारी समस्याओं से जूझते हुए हम लोग आगे बढ़े। इसीलिए हमारी कंट्री में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है जब पहली लेकर आई गई, उसमें जो भी चीज़ें थी वो आज तक हम लोग कई सारी चीज़ें हैं वो अचीव नहीं कर पाए। तो अभी आगे देखो, जल्दी से जल्दी हम लोग इसको अचीव करें, तो यही मनोकामना है। तो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है कुछ, आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। जो भी डाउट हुआ करे उसको पूछ लिया करो, और बाकी क्यों नहीं कर रहे थे अब ये समझ में आ गया होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला टॉपिक भी आप लोगों को, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट इकोनॉमी के अंदर आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलता है, जो कि बैंकिंग सिस्टम वाला जो सेक्टर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उससे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। एक प्यारा सा क्वेश्चन जो कि अक्सर आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि हमारे देश में जो बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया, यानी कि राष्ट्रीयकरण किया गया, हमारे देश में बेसिकली गवर्नमेंट के कंट्रोल में उसको लाया गया, उसको नेशनलाइजेशन ऑफ द बैंक बोलते हैं। वो किस इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के द्वारा किया गया, यानी कि उस देश पर हमारे देश के पीएम कौन थे या फिर थी, ठीक है। ये किया गया था यहाँ पर बेसिकली जुलाई 19 यानी कि 19 जुलाई 1969 में यहाँ पर ये पूरा कार्यक्रम किया गया था। तब से लेकर हमारे देश में चीज़ें बहुत सारी चेंज हुई, बैंकों में बहुत सारे सिस्टम चेंज हुए, पर उस टाइम पर सबसे बड़ा देश में नेशनलाइजेशन हुआ था और 14 ऐसे बैंक थे जिनको नेशनलाइज कर दिया गया था। और इससे पहले आप लोगों को पता है यहाँ पर जब ये नेशनलाइज किया गया, यहाँ पर बहुत सारे और भी डेवलपमेंट आप लोगों को देखने को मिले। और इसके थोड़े से बाद में आगे चलते ही देश के अंदर में 1975 से लेके 77 तक का इमरजेंसी भी देश के अंदर में लग गई। तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है मुद्दा है यहाँ पर, जिसकी वजह से देश की जो पॉलिटिकल सिस्टम है, देश का जो इकोनॉमिक सिस्टम है, वो काफ़ी लार्ज स्केल पर इम्पैक्ट हुआ। इवन सोसाइटी भी बहुत ह्यूज इम्पैक्टेड यहाँ पर हुई। तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को बताइए। ये सारी कहानियां क्यों सुना रहा हूँ, इससे रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा आगे चलकर। हमारे देश में रिसेंटली अभी यहाँ पर बात की जा रही है नेशनलाइज्ड बैंक, यानी कि जो बैंक नेशनलाइज हैं, जो देश के एक तरीके से नेशनल बैंक की कैटेगरी में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। इनमें यहाँ पर मैनेजमेंट और मिसलेनियस जो प्रोविजन है उसकी अमेंडमेंट स्कीम लाई गई है, ये 2022 वाली। इसमें कुछ सिस्टम चेंज किया गया है और ऑलरेडी यहाँ से क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कई बार। तो बोला गया कि जो अमेंडमेंट किया जा रहा है उसमें पहले जो यहाँ पर बैंकों के अंदर में मैनेजिंग डायरेक्टर हुआ करते थे या फिर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिसको सीईओ आप लोग बोलते हो, वे हुआ करते थे। उनका टाइम ड्यूरेशन जो है वो 5 साल यहाँ पर हुआ करता था, पर लेकिन अभी बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है। यहाँ पर मुझे हंसी आ जाती है कई बार। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारे देश में उसकी पोस्ट को लेकर अभी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि भाई साहब उनका टेन्योर बढ़ा दो, ऐसे लोगों को अपॉइंट करो जिनके पास में थोड़ा सा टाइम हो। तो यहाँ पर गवर्नमेंट कह रही है कि लॉन्ग टर्म विजन लेकर चला जा रहा है ताकि बेटर पोजीशन हो सके पब्लिक सेक्टर बैंक की। तो क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बेटर पोजीशन नहीं चाहते हैं आप लोग? तो यहाँ पर 5 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया और 60 ईयर जो है वो उनका सेवानिवृत्त, यानी कि एक तरीके से उनकी रिटायरमेंट एज आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। तो गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि जो टैलेंट है वो लंबे समय तक यहाँ पर रिटेन रहे, ताकि उसकी हेल्प से उस पर्टिकुलर सिस्टम, यानी कि जैसे कि यहाँ पर हम लोग बैंकिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, उसके अंदर इंप्रूवमेंट किया जा सके। आप लोग खुद सोचो, एक छोटा सा उदाहरण मैं आप लोगों को देता हूँ। आप लोग जो है अपने गांव से निकल कर आते हैं और अपने गांव से निकलकर आप लोग दिल्ली के अंदर में आप लोग रहना स्टार्ट करते हैं, या फिर मुंबई के अंदर में, या फिर कोलकाता, या फिर चेन्नई, किसी सिटी में आप लोग जाते हैं और वहां पर आप लोगों को रहना स्टार्ट करना है। आप लोग खुद सोचो, जब आप लोग वहां पर रहना स्टार्ट करोगे तो उस टाइम पर आप लोग, अगर बोला जाए कि वहां पर कितने टाइम तक आप लोग रहने वाले हो, आप लोगों को बोले कि आप लोगों को बस यहाँ पर 10 दिन रहना है,
तो आप लोग क्या वहां पर रिफॉर्म लाओगे कि यार इस घर में मैं रह रहा हूं, इस घर में पानी भी टाइम पर नहीं आ रहा है, इस घर में तो ना 24 घंटे बिजली जाई रहती है बार बार, खाना टाइम पर नहीं रहता है, सिलेंडर जो है खाली पड़ा हुआ है, बदबू आ रही है यहाँ पर वॉशरूम में से भी, और पता नहीं क्या क्या बुरी कंडीशन देखने को मिल रही है। आप लोग उसमें रिफॉर्म लाओगे कि आज ही सब कुछ चेंज कर दूंगा, 10 दिन मुझे कैसे कटेंगे यहाँ पर, पूरे 10 दिन मुझे रहना है और बिल्कुल इसको चकाचक करके जाऊंगा। 10 की जगह 5 दिन बोल दूं, चलो मैं 5 दिन आप लोगों को रहना है, अब करोगे? चलो 5 छोड़ो, आप लोगों को मैं बोल दूं 3 दिन रहना है, या फिर मैं आप लोगों को बोल दूं 1 दिन रहना है, कुछ चेंज लाओगे उसके अंदर? आप लोग बोलोगे 1 2 3 दिन ही तो काटने, काट के निकल लो, इसके ऊपर अपना टाइम वेस्ट क्यों करना है। यही सेम सिस्टम होता है जब किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए टाइम ड्यूरेशन जो है वो एक ढंग का नहीं मिलता है, तो उस पोस्ट से रिलेटेड यहां पर दिक्कतें निकल कर आती है कि इंसान ये सोचता है कि अपना टाइम है काट के निकल ले, फालतू में क्यों माथापच्ची करनी है, क्योंकि जब रिफॉर्म लाया जाता है तो बहुत सारी चीजें चेंज होती हैं, तो उसकी वजह से यहां पर दिक्कतें देखने को मिलती हैं। अगर किसी इंसान को टाइम मिल जाए रिफॉर्म लाने का, तो भाई साहब वो फिर रिफॉर्म लाएगा, क्योंकि उसको वहां पर रहना है, उस पोस्ट पर वो गालियां नहीं खाएगा बैठकर। तो अगर उस इंसान को 5 साल की जगह 10 साल अगर बैठा रहे हैं, तो फिर उसके ऊपर एक बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। इसीलिए बोलते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की संविधान के अंदर में 6 साल या फिर 65 साल रखा गया है टाइम ड्यूरेशन, तो वहां पर इसके ऊपर बार बार बात की जाती है, तो 6 साल क्यों नहीं यहाँ पर ये, तो ये समझ सकते हैं आप लोग, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाए तो याद रखिएगा, तो यहां पर भी बढ़ा दिया गया है अभी यहाँ पर, जिससे कि सिचुएशन जो है, सॉरी यानी यहाँ पर, जिससे कि सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी और ढंग से इंप्रूवमेंट यहाँ पर हो जाए, ठीक है। तो ये है पूरा टॉपिक, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ओके दोस्तों। अंडमान एंड निकोबार वाला रीजन जो है वो इतना इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली बार बार न्यूज में आ रहा है। अभी जीआई टैग को लेकर हम लोगों ने एक आर्टिकल डिस्कस किया था, और अभी यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इसके डेवलपमेंट के बारे में। इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा और भी कई सारे न्यूज़पेपर के द्वारा ये आर्टिकल कवर किया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो स्ट्रेटजिक इम्पेरेटिव जो भी यहाँ पर इसकी इम्पेरेटिव और इसी के साथ में इकोलॉजिकल कंसर्न है, वो सारी बातें मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। पर आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये एरिया पाया कहाँ पर जाता है, धरती के किस कोने में पाया जाता है। अपनी कंट्री को अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ से जब थोड़ा सा आप लोग नीचे आओगे तो ये पर्टिकुलर जो रीजन है, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा अंडमान एंड निकोबार वाला एरिया। ये जो अंडमान एंड निकोबार वाला एरिया, इसको जब थोड़ा सा आप लोग जूम करके देखोगे तो कुछ कुछ ऐसा आप लोगों को देखता हुआ मिलेगा। यहाँ पर ये लगभग 800 के करीब आइलैंड है यहाँ पर, और उसमें से मोटे मोटे तौर पर लगभग आप लोगों को 38 के करीब ऐसे आइलैंड देखने को मिलेंगे, 40 करीब, जहाँ पर लोग रहते हैं। यानी कि मैक्सिमम वो आइलैंड है जहाँ पर लोग रहते ही नहीं है। ये हमारी कंट्री का जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक लोकेशन यहाँ पर मानी जाती है। जब अपनी कंट्री की लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग यहाँ पर इसको देखोगे तो ये एक काफ़ी प्यारा एरिया है, जिसको हम काफ़ी शानदार तरीके से डेवलप भी कर सकते हैं। 2 पोर्शन में डिवाइडेड होता है ये एरिया, पहले को बोलते हैं हम लोग अंडमान और दूसरे को बोलते हैं निकोबार। यानी कि अंडमान जो होता है वो आप लोगों को नॉर्थ में देखने को मिलेगा, और निकोबार जो है वो आप लोगों को साउथ में देखने को मिलेगा। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर इसको कनेक्ट कर सकते हैं। टोटल मिलाकर अगर बात करूं यहाँ पर, अभी रिसेंटली हमारे देश की जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, उसके द्वारा यहाँ पर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस दिया गया। लगभग 72,000 करोड़ रुपए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यहाँ पर चलाए जाएंगे ग्रेट निकोबार आइलैंड के ऊपर में। तो इसकी वजह से काफी ज्यादा न्यूज में आ गया। ग्रेट निकोबार है कहां पर, तो ये आप लोगों को यहाँ पर सदर्न मोस्ट एरिया में देखने को मिलेगा। इसमें 72,000 करोड़ रुपए खर्च करने की बात की गई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लियरेंस जो है, इसके द्वारा अभी यहाँ पर जो क्लियरेंस दे दिया गया इसको, ताकि प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट यहाँ पर किया जा सके। यानी कि जैसे सिंगापुर के बारे में आप लोगों ने सुना है, उसी पैटर्न पे यहाँ पर इन एरिया को डेवलप करने की बात की जा रही है। जब ये पैसा यहाँ पर खर्च करने की बात की गई तो कई सारे लोगों ने यहाँ पर इसका अपोज भी किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कई सारी ट्राइबल कम्युनिटी आप लोगों को देखने को मिलती हैं, जैसे कि ग्रेट अंडमानीज हो गया, जाहरवा हो गया, ओंगज, इसी के साथ में यहाँ पर सैम्पियंस, नेक्स्ट यहाँ पर नॉर्दर्न सेंटिनीज जो आइलैंड के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा कई बार। तो ये हम लोग इसको क्यों लेकर चल रहे हैं अच्छे से, क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पर इसको ढंग से डेवलप किया जा सके। और हम लोग यहाँ पर मैरीटाइम पार्टनर जैसे कि यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इनके साथ में मिलकर आप लोगों ने देखा होगा हम लोग मालाबार एक्सरसाइज भी करते हैं। तो ये रीजन हम लोग अलग लेवल पर डेवलप कर रहे हैं यहाँ पर। अगर बात की जाए अभी रिसेंटली यहाँ पर 2021 के अंदर में ही यहाँ पर जापान के द्वारा यहाँ पर एक डेवलपमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड कराया गया था लगभग 265 करोड़ का। तो ये 265 करोड़
यूएसडी डॉलर जो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला, ये ग्रांट मिला था ताकि इसको हम लोग डेवलप कर सकें। तो ये एक तरीके से हम लोग निकोबार को यहाँ पर कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि इंटरनेशनल कंटेनर जो ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल के तौर पर भी हम लोग यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं। अब तक हम लोगों को ये सारा काम करने के लिए श्रीलंका के ऊपर डिपेंडेंसी अपनी रखनी पड़ती है, यानी कि अपनी कंट्री में अगर कोई भी सामान हम लोग को लेकर आना है, एक सही तरीके से पहले श्रीलंका में लाकर उसको उतारा जाता है, फिर छोटे छोटे जहाज में भरकर हम लोग उसको अपने एरिया में लेकर आते हैं। तो हम लोग श्रीलंका के ऊपर डिपेंडेंसी जो है वो नहीं रख सकते इन सब एरिया में, तो अपने ही एरिया में डेवलपमेंट करना पड़ेगा ताकि कल को चलकर एक तरीके से ना, कल को श्रीलंका के जैसे कि कोई लीडर आते हैं, वो चाइना की गोद में जाकर बैठ जाते हैं, तो हमको कई सारी दिक्कतें यहाँ पर झेलनी पड़ जाती हैं। तो ये मुद्दे काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जिनको आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं। और वैसे भी अगर हम लोग अपना एरिया डेवलप करेंगे तो उसके एक फायदे नहीं, कई सारे फायदे हैं, जैसे कि टूरिस्ट के पॉइंट ऑफ से, यानी कि टूरिज्म के पॉइंट ऑफ से हम लोग यहाँ पर आसानी से डेवलप कर सकते हैं। कोरल रीफ जो है वहां पर वो एक तरीके से काफी बड़ी प्रॉब्लम है, तो एक तरीके से यहाँ पर वो उनकी जो कोरल रीफ की घटती हुई संख्या, उसको भी ध्यान देना है। और मैंग्रोव्स भी काफी लार्ज स्केल पर लॉस हो रहे हैं। वैसे दिक्कतें कई सारी हैं यहाँ पर, अगर बात की जाए कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि एक तरीके से यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा एक तरीके से ज्वालामुखी भी कई बार फटते हुए नजर आते हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से अर्थक्वेक भी देखने को मिलते हैं। तो बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हैं यहाँ पर चीजों को डेवलप करने पर। लेकिन फिर से वही बात है कि कहीं ना कहीं जो चाइना में हम्बनटोटा पोर्ट श्रीलंका के जो यहाँ पर एक तरीके से कंट्रोल, जो श्रीलंका का जो हम्बनटोटा पोर्ट है चाइना के कंट्रोल में, उस पर्टिकुलर रीजन में कहीं ना कहीं हम लोग चाह रहे हैं कि अब उनके ऊपर डिपेंडेंसी जो है वो हमारी न देखने को मिले। तो इसलिए हम लोग इसके ऊपर काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं। और हम लोगों ने रिसेंटली अभी यहाँ पर कनेक्टिविटी भी प्रोवाइड कराई। अब तक यहाँ पर 2G का नेटवर्क चल रहा था, अभी यहाँ पर हम लोग आप लोगों को आने वाले टाइम में यहाँ पर 4G 5G कनेक्शन भी देखने को मिल सकते हैं जल्दी। इसके ऊपर भी यहाँ पर काम किया जा रहा है। 4G आप लोग बोल सकते हैं बेसिकली, मतलब यूज हो भी रहा है। कई सारे प्रपोजल हैं यहाँ पर, जैसे कि एयरपोर्ट डेवलप करना है यहाँ पर, इसी के साथ में और भी अच्छे खासे डेवलपमेंट करना, ये खासकर पावर प्लांट यहाँ पर लगाना, इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट का जो सिस्टम क्रिएट करना, तो इसके लिए काम भी यहाँ पर किया जा रहा है। और लैंड भी यहाँ पर दी जा रही है इन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, ताकि चीज़ों को इंप्लीमेंट किया जा सके। कोस्टल स्ट्रिप जो है वहाँ पर उसको किस तरीके से आगे लेकर चलना है, डेवलप करना है, एयरपोर्ट वगैरह बनाना है, नेवी जो है वो यहाँ पर इन सब चीज़ों को ध्यान में रखेगी। पर वही बात है, इकोनॉमी के साथ साथ में स्ट्रेटजी की भी काफ़ी, स्ट्रेटजी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और इसी के साथ साथ में इन्वायरमेंट का भी हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। तो कार्गो का हब बनाने की बात की जा रही है, इसीलिए नीति आयोग की रिपोर्ट में बोला गया कि हमारे लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रीजन हो सकता है। और जैसे चाइना का एग्रेशन है तो उसको टैकल करने में भी यहाँ से हेल्प मिलेगी। इसी के साथ में ये जो पर्टिकुलर एरिया है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। तो जब यहाँ पर नाम चेंज किए गए, जैसे रोज आइलैंड को रीनेम किया गया था यहाँ पर, जैसे रोज, ठीक है, रोज आइलैंड को यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से यहाँ पर चेंज किया गया, ठीक है। तो रोज आइलैंड का नाम किया गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। इसी के साथ में नील आइलैंड का जो नाम चेंज किया गया, उसको शहीद द्वीप का नाम यहाँ पर दिया गया, ठीक है। और हैवलॉक जो आइलैंड है उसको यहाँ पर स्वराज आइलैंड का यहाँ पर नाम दिया गया, यानी कि ये नाम यहाँ पर चेंज किए गए। और एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि नेताजी जो हैं वो एक तरीके से उनके साथ में याद रखिएगा कि कमल का गुलाब का फूल लिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जापानीज जो हैं उन एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, सबसे पहले ये पर्टिकुलर आइलैंड वाला जो है वो अंग्रेजों से आज़ाद होता और जापानीज का वर्चस्व यहाँ पर बन सकता था, पर वो कहीं ना कहीं बच गया। अगर बात करें नील आइलैंड शहीद, यानी कि जो इंसान जो है वो शहीद हुआ, उसका खून जो है वो नीला पड़ गया, जिसकी वजह से शहीद हो गया, ऐसे आप लोग याद रखते हैं। हैवलॉक स्वराज, स्वराज चाहिए तो आप लोगों को लोक लगा के रखना पड़ेगा, ताकि आगे से फिर से अंग्रेज जैसे लोग जो हैं वो आकर यहाँ पर ना घुस जाए, ठीक है। तो ऐसे याद आप लोग रख सकते हैं। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया अपनी स्पीच में कि नेताजी जो स्टेडियम, ये भी आप लोग याद रखते हैं। यहाँ पर 75th एनिवर्सरी जो होस्ट की जा रही थी वहाँ पर, उस टाइम पर इनके द्वारा यहाँ पर ये भी बातें की गई इसके बारे में। तो एक जहाँ नेताजी स्टेडियम के अंदर में यहाँ पर ये बातें इनके द्वारा बोली गई, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में पूछी जा सकती हैं। नेताजी स्टेडियम में फिर नेताजी इंडोर स्टेडियम यहाँ पर इनके नाम से यहाँ पर जाता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडोर स्टेडियम भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कोलकाता वेस्ट बंगाल के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जहाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा स्पीच दी गई थी, उस टाइम पर यहाँ पर ये बातें सब की गई थी। जब डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं तो इन्वायरमेंट जो विद है यहाँ पर वो बोलते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व जो कि आप लोगों को देखने को मिलता है, इसमें यहाँ पर कैंपबेल जो नेशनल पार्क है, इसी के साथ में यहाँ पर जो आप लोगों यहाँ पर गलत है जो नेशनल पार्क आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये दो नेशनल पार्क भी हैं यहाँ पर, तो डेवलपमेंट जो है इसके ऊपर भी नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है।
पर लेकिन डेवलपमेंट ओनली यहाँ पर नहीं, बहुत सारे और भी रीजन आप लोगों को देखने को मिलेंगे ग्रेट निकोबार आइलैंड पे। जैसे कि यहाँ पर आप लोग अगर बात करें तो यहाँ पर जैसे कि लेदर सी टर्टल पाए जाते हैं इस पर्टिकुलर एरिया में, उसके बारे में बात की जाती है। 71 स्पीसीज ऑफ बर्ड पाई जाती हैं, 26 स्पीसीज जो रेप्टाइल्स पाए जाते हैं, 10 के करीब स्पीसीज एम्फीबियन, 113 के करीब यहाँ पर मछलियों की स्पीसीज पाई जाती है जो कि इंडेंजर्ड की कैटेगरी में है। तो ये भी कई सारे मुद्दे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर अगर बात करें ये किस तरीके के यहाँ पर जीव जंतु और इंसान रहते हैं, तो एक्स सर्विसमैन पंजाब, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से जाकर यहाँ पर 1970s में लोग जो हैं वो जाकर सेटल हुए थे। ट्राइबल जो यहाँ पर सोम्पियन और इसी के साथ में निकोबारीज, ये आप लोगों को देखने को मिलेगी यहाँ पर सोम्पियन बेसिकली, और बायोस्फीयर रिजर्व बता दिया, और 2 नेशनल पार्क। तो ये पर्टिकुलर एरिया काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए कई बार न्यूज में रहता है कि कोई भी यहाँ पर डेवलपमेंट करना है तो वो देखकर करना है ताकि लोकल एरिया में इसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट देखने को न मिले। ओके, 2014 में यहां पर क्वेश्चन पूछा गया 10 डिग्री चैनल जो है वो किसको सेपरेट करता है, अंडमान निकोबार, निकोबार, सुमित्रा, मालदीव या लक्षद्वीप, या सुमित्रा और जावा। तो सही आंसर यहां पर क्या है, वो है अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यहां पर देखते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा रहे हैं, तो कल को क्वेश्चन बने तो कंफ्यूज नहीं होना है। वैसे 2014 में क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर कि कोरल रीफ के बारे में, अंडमान एंड निकोबार, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार या सुंदरबन, यानी कि कोरल रीफ जो है वो कहां पर पाए जाते हैं। ए में बोला गया है 1 2 3, बी में बोला गया है 2 4, सी में बोला गया 1 3 और डी में बोला गया 1 2 3 4। सही आंसर क्या है इसका, तो सही आंसर है, याद रखिएगा यहाँ पर 1 2 3। ठीक है, तो ये देखने को मिलेगा, यहाँ पर कोरल रीफ आप लोगों को नहीं देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है हमारे देश में कहाँ कहाँ पर कोरल रीफ पाए जाते हैं। तो अगर गुजरात से आते हैं तो यहाँ पर कच्छ वाले रीजन में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, लक्ष्य वाले द्वीप में रीजन में यहाँ पर गल्फ ऑफ मन्नार में, और यहाँ पर आप लोग देखते हैं जो कि आप लोगों के सामने है। ठीक है, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कल को अगर क्वेश्चन पूछे जाए तो इस पर्टिकुलर टॉपिक से, तो ये इस तरीके क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। ऑलरेडी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया बैरन आइलैंड, जो बैरन आइलैंड के बारे में, जो कि एक वोल्केनिक आइलैंड बोला जाता है। ये बोला जा रहा है कि बैरन आइलैंड वोल्केनिक इज एन एक्टिव, ये वोल्केनिक है जो कि लोकेटेड है इंडियन टेरिटरी में। बैरन आइलैंड जो है वो लगभग 140 किलोमीटर ईस्ट पड़ता है ग्रेट निकोबार से, और बोला गया कि लास्ट टाइम बैरन आइलैंड जो है वो इरप्ट हुआ था 1991 में, और तब से यहाँ पर ये इनएक्टिव है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या है, ए में बोला गया 1, बी में बोला गया 2, सी में बोला गया 2 3, बी में बोला गया 2 3, सी में बोला गया 3 और डी में बोला गया 1 2 3। इंटरेस्टिंग चीज क्या है यहाँ पर, अगर इस तरीके क्वेश्चन के बारे में आप लोगों से पूछा जाए तो पूछा क्या गया कि करेक्ट आंसर आप लोगों को यहाँ पर बताना है। आंसर क्या हो गया, आंसर यहाँ पर आप लोगों को ए देखने को मिलेगा कि हाँ लास्ट टाइम ठीक है ये यहाँ पर इरप्ट हुआ था पर तब से इनएक्टिव नहीं है, बीच बीच में यहाँ पर ये झपकियां लेकर आता है, और इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। और ये आप लोगों को यहाँ पर जो बात की जा रही है कि यहाँ पर जो सेकंड स्टेटमेंट है यहाँ पर ये निकोबार के बारे में बोलेगी, तो यहाँ पर निकोबार की बात नहीं की जा रही है, अंडमान से रिलेटेड आप लोगों को यहाँ पर इसकी कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी, जिसके बारे में बात की जा रही है कि सदर्न मोस्ट रीजन अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, तो ग्रेटर जो निकोबार से सदर्न मोस्ट में देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या बोला गया था, यहाँ पर बोला गया था बेसिकली ईस्ट। ठीक है, तो ये एक तरीके से डायमेंशन के पॉइंट ऑफ से गलत है यहाँ पर, तो आंसर आप लोगों को ए देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह कि इंडियन टेरिटरी के अंदर में अकेला जो एक्टिव वोल्केनो है वो है बैरन आइलैंड, ये आप लोग याद रखिएगा वोल्केनो के नाम पे क्वेश्चन पूछा जाए तो। ठीक है, ब्रीफली एक्सप्लेन करना है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की लोकेशन और उसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए तो कंफ्यूज मत होना कि यहां से क्वेश्चन कैसे बन गया, इतना ज्यादा न्यूज में है ये जिसकी कुछ हद नहीं है। अभी आप लोगों ने देखा एक क्वेश्चन, आप लोग बताइए अभी किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में जीआई टैग की बात की थी मैंने जब आर्टिकल आप लोगों से डिस्कस किया था। देखता हूं कौन कौन सही आंसर देता है। दोस्तों ये अपने ही आप में काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और यहां पर कुछ शब्दों के बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए, शब्दों का भी फेर है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई के बारे में बात करेंगे हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी, और यहाँ पर बात की जा रही है ओम्बुड्समैन। ओम्बुड्समैन जो है ये शब्द ही अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ओम्बुड्समैन ये शब्द जो है ये सबसे पहले इसका पर्टिकुलर ऑफिस जो है वो क्रिएट किस देश में किया गया, अगर कोई आप लोगों से पूछ ले तो याद रखिएगा स्वीडन के अंदर यहाँ पर ओम्बुड्समैन जो है ये क्रिएट किया गया था, और काफ़ी पुरानी बात की जा रही है, ये लगभग 1909 की, और सॉरी 1809 की। ठीक है, तो ये कैसा ऑफिस होता है, ये पर्टिकुलर एक ऑफिस होता है जो कि यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं एक ऑफिस क्रिएट किया गया था यहाँ पर, जिससे पर्टिकुलर चीज़ों को ध्यान में रखकर क्रिएट किया गया था, और वो चीज़ें क्या थी उसके बारे में मैं भी आप लोगों से बात करूंगा इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर में भी। अभी हम लोग बात कर रहे हैं
द स्कीम इंटीग्रेट्स द एग्जिस्टिंग 3 ओम्बुड्समैन स्कीम जो कि आरबीआई के द्वारा यहां पर दी जाती है, इनको इंटीग्रेट करने की बात की जा रही है। द बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम 2006 की, द ओम्बुड्समैन स्कीम फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज 2018, द ओम्बुड्समैन स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन 2019। ओम्बुड्समैन अगर मोटे मोटे तौर पर बोलूं तो आप लोग बोल सकते हैं लोकपाल, यानी कि एक ऐसा इंसान जो कि देखता है क्या चीज़ें सही है और क्या चीज़ें गलत हैं और फिर उनका सॉल्यूशन देखता है ताकि करप्शन वगैरह न हो सके। तो कल को कोई ऐसी अगर कोई दिक्कत हो रही है यहाँ पर इस पर्टिकुलर सिस्टम को चलाने में, उसके अंदर कोई यहाँ पर त्रुटि निकल कर आ रही है, तो उसको सुधारने का काम करता है यहाँ पर, एक तरीके से उसको राह दिखाने का काम करता है ओम्बुड्समैन। अगर कोई लड़ाई हो रही है और वो लड़ाई जो है 30 दिन से ज़्यादा हो गए, उसको रिजोल्व नहीं हो रही है और कोई सेटिस्फैक्टरी अगर कोई वहाँ पर रिजल्ट नहीं निकल कर आ रहा है, तो ये ओम्बुड्समैन जो है वो यहाँ पर एक तरीके से चीज़ों को सपोर्ट करेगा और क्लियर करेगा उनके बीच में जो दिक्कत चल रही है। स्कीम जो है वो डेफिशिएंसी इन द सर्विस अगर कहीं होती है, यानी कि अगर कोई इंसान जो काम कर रहा है उसमें चोरी करना स्टार्ट कर दे, तो तब यहाँ पर ओम्बुड्समैन जो है वो पिक्चर में आप लोगों को आता हुआ नजर आएगा। सेंट्रलाइज रेसिपिट जो यहाँ पर रेसिप्ट एंड प्रोसेसिंग जो यहाँ पर सेंटर है उसके बारे में अगर बात करें तो आरबीआई जो है उसके द्वारा ये चंडीगढ़ में सेंटर जो है सेटअप किया जा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा, सेटअप किया गया है इस सेंट्रलाइज रिसिप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर, कहाँ पर? चंडीगढ़। तो यहाँ पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं फिजिकल या फिर ईमेल के थ्रू जो कंप्लेन है एनी लैंग्वेज में यहाँ पर इनिशियल प्रोसेसिंग की जा सकती है और जो भी ग्रेवेंस होगा यानी कि किसी को जो भी दिक्कत होगी फिर उसका सोल्यूशन यहाँ पर निकाला जाएगा। तो ये है यहाँ पर ओम्बुड्समैन के बारे में। तो कुछ भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। वैसे ये सारी चीज़ें हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में आप लोगों को देखने को मिल जाती है, तो अगर आप लोग हिंदी भाषी हैं तो कोई भी दिक्कत आप लोगों के माइंड में इसको लेकर नहीं होनी चाहिए। ओके, तो हर एक पॉइंट माइंड में क्लियर कर कर आप लोगों को आगे बढ़ना है। कोई आप लोगों से पूछ ले एक पर्टिकुलर सिस्टम के बारे में या फिर एक पर्टिकुलर, मैं बोलूँ यहाँ पर स्कीम भी बोल सकते हैं आप लोग यहाँ पर, जिसका नाम दिया गया है NESTS, और पूछ ले आप लोगों से यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म जो है वो आप लोगों को बतानी है। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, यानी कि जो आदिवासी कम्युनिटी के जो स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, उनके लिए यहाँ पर एजुकेशन की बात की जा रही है। तो उससे रिलेटेड है यहाँ पर ये सिस्टम जिसके बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर कौन सी मिनिस्ट्री इसके लिए काम करेगी, तो सीधी सीधी बात है जो ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री यहाँ पर इसके लिए काम करेगी। मैंने आप लोगों को बोला था कि कई बार क्वेश्चन आते हैं उनमें मिनिस्ट्री का नाम अगर उस क्वेश्चन में दे रखा हो कि ये उस मिनिस्ट्री का होता है, ठीक है, तो यूपीएससी अक्सर मिनिस्ट्री के नाम जो है वो गलत देती है, क्योंकि एक अक्सर अगर मिनिस्ट्री का नाम दे रखा है तो इसका मतलब उस मिनिस्ट्री का कुछ और नाम होगा। ये आप लोगों को एक तरीके से खेलने के लिए यहाँ पर कई बार इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है कि हाँ बच्चा जो है सोचेगा अच्छा ये नाम है यही होगा। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर एजुकेशन के बारे में बात कर रखी है और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यहाँ पर दे दिया, तो वो स्टेटमेंट में जरूर देगा एजुकेशन मिनिस्ट्री, क्योंकि उसको पता है कि नॉर्मली बच्चा जो है ऐसे क्वेश्चन जो है वो लगा देता है कि हाँ ये राइट होगा। पर हमेशा अगर मिनिस्ट्री का नाम दे रखा है क्वेश्चन में ऑप्शन के अंदर में तो अक्सर वो गलत ही होता है, ये याद रखिएगा। कोई और होगी मिनिस्ट्री, आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली डाइवर्ट करने के लिए ऑप्शन दिया जाता है। ठीक है, तो NESTS, तो ये एक क्वेश्चन बच्चे के द्वारा पूछा गया था, तो माइंड में अब क्लैरिटी आ गई होगी। 1M 1B, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, ये फाउंडेशन है एक तरीका, ये एक तरीके की एनजीओ बोल सकते हैं आप लोग यहाँ पर। ये 1M 1B ये होता है बेसिकली 1 मिलियन फॉर 1 बिलियन, तो ये इसका पूरा नाम है। जैसे SLV है ना, स्टडी लवर वीर, इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो ये साइन किया गया MOU मोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर, ताकि ट्रेन किया जा सके टीचर्स और स्टूडेंट को एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के लिए, ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए। ये वो स्कूल हैं जो कि बच्चों को हॉस्टल की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराते हैं, तो यहाँ पर सही बच्चों को पहुंचाया जा सके। प्रोग्राम जो है वो टीचर के साथ साथ में स्टूडेंट की भी यहाँ पर क्वालिटी को इन्हेंस करेगा, यानी कि बढ़ाएगा उनके। ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी के थ्रू यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी, और इसमें 1M 1B जो है वो काम करने वाली है। बस एक बुरी चीज़ जो मुझे देखने को मिली, हमारे देश में क्या कोई कंपनी ऐसी नहीं है ये काम कर सके। ये काम करने के लिए यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल जो है वो ये इसके साथ में काम कर रही है, और ये USA बेस्ड एक पर्टिकुलर नॉन प्रॉफिट कंपनी है। ठीक है, और ये एक तरीके से कहीं ना कहीं कनेक्टेड भी है UN ऑर्गन के साथ में, UN इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ यहाँ पर निकल कर आती है। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ बातें आप लोग याद रखते हैं। इसका पूरा का पूरा टारगेट क्या है 1M 1G का, ये इसका टारगेट में पढ़ रहा था यहाँ पर। तो इसका पूरा का पूरा टारगेट है कि यूनाइटेड नेशन जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके जो गोल्स हैं, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स हैं
उन गोल्स को यहाँ पर किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है उसके ऊपर फोकस है, ताकि लोगों को जो भी दिक्कत है यहाँ पर उससे प्रॉब्लम से निकाला जा सके। तो उनको इंप्लीमेंट करने के लिए तो फुल फोकस जो है वो कहाँ पर है कि इनको इंप्लीमेंट किया जा सके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को। टोटल कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं ये तो आप लोगों को पता है। आप लोगों को ये बताना है कि जो गोल है बेसिकली भुखमरी के बारे में, वो गोल कौन से नंबर का है, और जो गोल है यहाँ पर लाइफ बिलो वाटर, वो गोल कौन से नंबर का है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो देखता हूँ कौन सी आंसर देता है। इतनी बार बता चुका हूँ, अलग से स्पेशल वीडियो भी बना रखी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बाय वीर सर्च करना, किस तरीके से याद करना है वो भी वहाँ पर एक्सप्लेन कर रखा है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये एक ऐसा इंडेक्स है जिसके बारे में मैंने आप लोगों से डिटेल में डिस्कस भी किया था, तो थोड़ा सा रिवीजन भी आप लोगों का यहाँ पर हो जाएगा शॉर्ट न्यूज़ की हेल्प से। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स। तो ये जो 2022 का ये इंडेक्स प्रस्तुत किया गया है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पर पोर्टलैंड इंस्टीट्यूट के द्वारा यहाँ पर ये प्रकाशित यानी कि प्रस्तुत किया जा रहा है। और इसी के साथ में सेट बिजनेस स्कूल जो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में यहाँ पर ये चीज़ें पब्लिश की गई। इसमें बेसिकली चेक ये किया जाता है कि किसी कंट्री की परफॉर्मेंस कैसी है टेक्नोलॉजी के फील्ड में, उसके लोग किस तरीके से लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, गवर्नेंस कैसी है और इम्पैक्ट कैसा है। तो ऐसे ऐसे टोटल 58 यानी कि 58 वेरिएबल ये कवर करते हैं इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के अंदर में। 131 देश इसमें पार्टिसिपेट किए और यूएसए ने यहाँ पर टॉप किया। इंडिया की रैंक वैसे तो 61 थी, पर लेकिन अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर एक ऐसा एरिया था जिसमें इंडिया के द्वारा यहाँ पर टॉप किया गया, तो ये काफ़ी अच्छी बात थी कि हमारी फर्स्ट रैंक देखने को मिली। वैसे इंप्रूवमेंट है, 49.74 2021 में थी और 51.19 2022 में हो गई। तो इंप्रूवमेंट वर्जन यानी कि इंप्रूव्ड वर्जन भी आप लोगों को यहाँ पर देश का देखने को मिल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में फर्स्ट ये हमारे देश में जिस तरीके से हम लोग वर्क कर रहे हैं, तो इसमें टैलेंट कंसंट्रेशन हमारा बढ़ता जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में। तो ये एक कहीं ना कहीं अप्रिशिएट करने वाली बात भी आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है। क्वेश्चन अगर पूछा जाए किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, इंडिया की रैंक कौन सी है, टॉप किसने किया, तो बेसिक क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन जाते हैं। ओके, वन लाइनर टाइप की न्यूज़ है पर लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। वनडे टाइप के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। जैसे कि इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर, इनके द्वारा इशू किया गया है एक वर्किंग पेपर जिसमें इन्होंने ये बताया कि रैंकिंग इन द ग्लोबल ओपिनियन बेस्ड जो इंडाइसिस हैं वो आप लोगों को इंडिया की घटती नजर आएगी। यानी कि जनता से जब पूछा जाता है कि इसमें आप लोग क्या सोचते हैं, तो जहां पर ओपिनियन जनता से मांगा जाता है, कई सारे ऐसे जो इंडिकेटर हैं जिसमें हमारी रैंकिंग जो है वो घटती नजर आ रही है। ये इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर के द्वारा एक वर्किंग पेपर इशू किया गया, उसमें ये बातें बोली गई। ठीक है, 4th एडिशन जो इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग जो कि रिसेंटली अभी न्यू दिल्ली में आप लोगों को देखने को मिला, बेसिकली मतलब एक देखने को मिला, अभी यहाँ पर मिल रहा है बेसिकली 23 से लेकर 25 तक का। तो इसकी डायरेक्ट थीम आप लोगों से पूछी जा सकती है। तो ऑपरेशनलाइजिंग द इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव, तो ये थीम है यहाँ पर इसकी। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ हो सकती है आप लोगों के लिए, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हमारे कौन है, वो है एस जयशंकर साहब। तो वो अभी यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के काउंटर पार्ट से मिले, जिनका नाम शेख अब्दुल बिन जियाद अल नयान। तो यहाँ से इनके द्वारा बात की गई और इंडिया और यूएई के रिलेशन को हम लोग नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बड़ा डायस्पेरा इनके हमारे देश के बहुत सारे ऐसे लोग जो कि यहाँ पर यूएई में आज के डेट में काम करते हुए आप लोगों को नजर आएंगे। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कई बार जब फ़ोन वगैरह लॉन्च होते हैं, खासकर जो अगर बात करते हैं आईफोन की, बहुत सारे लोग जो है दुबई पहुंच जाते हैं। ऐसी ऐसी भी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा को चेयर किया गया इंडिया आसियान डिफेंस मिनिस्टर जो मीटिंग थी, ये आप लोगों को कंबोडिया के अंदर में। तो यहाँ पर सीम रेप, तो ये पर्टिकुलर लोकेशन थी। और वैसे कंबोडिया एटलीस्ट कंट्री का नाम आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, ये जो न्यूज़ है अपनी यहाँ में बहुत बड़ी न्यूज़ है। यहाँ पर अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया की जो बेसिकली पार्लियामेंट है, उन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया के साथ में यहाँ पर कंफर्म कर दिया है। यानी कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ में आप लोगों का बढ़ता हुआ नजर आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि जब से चाइना के साथ में ऑस्ट्रेलिया की खटपट हुई है, तब से इंडिया के साथ में उसके इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए और इससे दोनों कंट्री के रिलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और दोनों कंट्री को काफ़ी ज़्यादा इससे फायदा भी देखने को मिलेगा। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में बेसिकली क्या होता है, आज की डेट में अगर कोई प्रोडक्ट अपने देश से आप लोग मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया में लेकर जा रहे हो, या फिर ऑस्ट्रेलिया से कोई प्रोडक्ट हमारे देश में आ रहा है, तो उस पर कई सारे टैक्स लगते हैं, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट जो है वो काफ़ी महंगा हो जाता है। और उसके अलावा मार्केट में जो दूसरे प्रोडक्ट हैं उनके
कंपेयर में या तो कंपटीशन में आ जाता है या फिर उससे भी महंगा हो जाता है। पर लेकिन जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात की जाती है तो कोई भी ऐसा टैक्स टैरिफ वगैरह ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा और वो प्रोडक्ट जो है मार्केट में काफ़ी अच्छा प्रेफरेंस पाते हैं, यानी कि और प्रोडक्ट के मामले में वो सस्ता होते हैं तो लोग उनको हाथों हाथ लेते हैं कई बार, तो इसकी वजह से उस कंट्री के साथ में रिलेशन और अच्छे हो जाते हैं। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का काफ़ी एक पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है। पर लेकिन नेगेटिव भी है, अगर कंट्री मैन्युफैक्चरिंग हब है तो उसके लिए तो ये अच्छा है, यानी कि अपना प्रोडक्ट बनाते हैं बहुत सारे और बेचते हैं। पर लेकिन अगर कोई ऐसा देश है जो कि खरीदने के ऊपर डिपेंडेंट रहता है तो उसके लिए यहाँ पर ये खतरनाक भी साबित हो जाता है कई बार। पर लेकिन अभी याद रखिएगा, ये इसके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकता है। एक इंपॉर्टेंट वर्ड जो कि आप लोग भी याद रख सकते हैं, जिसका बेसिकली वर्ड है HOMER, होमर। तो ये वर्ड जो है इसको वर्ड ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अंदर में, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो वर्ड है, यहाँ पर जो ये इनफॉर्मल अमेरिकन इंग्लिश के अंदर में ये होम रन इन बेसबॉल, जो बेसबॉल होता है उसके अंदर इसको वर्ड को यूज किया जाता है, ठीक है। नोर्ड स्ट्रीम 1 एंड 2 ये गैस की पाइपलाइन है रसिया और जर्मनी के बीच में, या फिर आप लोग बोल सकते हैं रसिया या यूरोप के बीच में। उसमें अभी तोड़फोड़ हुई थी जो कि यहाँ पर कंफर्म की गई है स्वीडन के द्वारा भी, और ये बाल्टिक सी से होती हुई यहाँ पर जर्मनी पहुँचती है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, बहुत ही डिटेल में टॉपिक भी कवर किया था, पर एटलीस्ट इतना याद रखिएगा कि जर्मनी और रसिया के बीच में आप लोगों को यहाँ पर ये लाइन देखने को मिलेगी। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो है, इकोनॉमिक लीडर मीटिंग जो है वो बैंकॉक में अभी यहाँ पर देखने को मिली, जिसमें ओपन, कनेक्ट और बैलेंस ये थीम यहाँ पर रखी गई। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन सकता है। इलोन मस्क जो है वो बेसिकली अभी कई सारी जो सेलिब्रिटी हैं जिनके अकाउंट सस्पेंड कर दिए गए थे उनको फिर से लेकर आ रहे हैं, पर डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट पर अभी उन्होंने बोला था वापस लाना चाहते हैं, पर डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये बातें चल रही हैं, हालांकि चीज़ें सारी नॉर्मल होंगी जल्दी, ठीक है। तो ये है बेसिक चीज़ें। डायरेक्ट क्वेश्चन है इसका, तो आंसर आप लोग दे ही दोगे कि कौन सी कंट्री ने टॉप किया नेटवर्क रेडीनेस ग्लोबल इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजिकल रिपोर्ट है उसके अंदर में, USA, सिंगापुर, इंडिया या फिर स्वीडन। सही आंसर क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इंडिया का जो फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड जो है 53 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ये अवार्ड किसको जाता है ये आप लोगों को बताना है। अमिताभ बच्चन, चिरंजीवी या फिर कमल हसन या फिर मोहनलाल। सही आंसर क्या है ये आप लोगों को बताना है, देखता हूँ कौन सी आंसर देता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है लॉस एंड डैमेज फंड, ये सपोर्ट द पुअर कंट्री लॉन्च किया गया किसके द्वारा? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27, कॉन्फ्रेंस G20 एनुअल समिट, आसियान एनुअल समिट या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। डिटेल में डिस्कस किया था, आंसर आप लोग दे पाओगे। बोला गया कि विच इज द फर्स्ट इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर टू विन द ITTF ATTU एशियन कप। तो यहाँ पर बेसिकली आप लोगों के सामने नाम है यहाँ पर सार्थक, ये बेसिक सार्थक नहीं शरत, ठीक है। तो शरत कमल, इसी के साथ में यहाँ पर मनिका बत्रा, नेक्स्ट है यहाँ पर सृजा अंकुला, ठीक है। और नेक्स्ट है यहाँ पर इनका नाम है साथियान जानशेखरन, ठीक है। तो ये कौन इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, आप लोगों से डायरेक्ट गेम के बारे में पूछ रहे तो मैच करने के लिए भी आ जाता है, ठीक है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, CSET का डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको पढ़कर आंसर देना है। क्या है आंसर? ABCFD ये आप लोगों को बताना है। तो देखता हूं कौन सी आंसर देता है। जैसे कि मैंने कई सारी यूरोप की रिवर जो है वो आप लोगों के लिए कवर करी यहाँ पर, अब आप लोगों के सामने यहाँ पर रीका पिकोरा जो रिवर है ये आप लोगों को यूरोप की 6वीं सबसे लंबी नदी देखने को मिलेगी, जो कि 1809 किलोमीटर लंबी यहाँ पर नजर आएगी, जो कि लॉन्गेस्ट रिवर है यूरोप के अंदर में। ये नॉर्थ वेस्ट रसिया से होते हुए, आर्टिक ओशन से होते हुए फिर आगे जाकर यहाँ पर जो मिल जाती है, ये कई सारे रीजन से होते हैं, यहाँ पर आप लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर रीजन है इसका, और इसको आप लोग अगर हिंदी में भी देखना चाहे तो हिंदी में भी यहाँ पर इसके बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है, ताकि कोई कंफ्यूजन आप लोगों को देखने को न मिले। तो ये रिवर अगर डायरेक्ट आप लोगों से मैच करने के लिए आ जाए तो आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर कंफ्यूजन नहीं होगा और अच्छे से आप लोग आंसर कर पाओगे, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर तो मैंने आप लोगों को डिटेल में बता दिया। सिंगापुर है यहाँ पर, सॉरी USA है टॉप पर। आप लोगों को ये बताना है कि इंडिया की रैंक कितनी है, जो मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस भी की है। तो क्वेश्चन पूछ ले जाए तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं है। और किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? USA, सिंगापुर, स्वीडन और जो नीदरलैंड है वो टॉप पर थे, जो मैंने आप लोगों को बताया भी था। और इंडिया की रैंकिंग आप लोगों को बतानी है, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर जो इंडिया फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का जो 2022 का अवार्ड दिया गया, ये किस इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी को यहाँ पर दिया गया? तो इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर। तो ये है चिरंजीवी, ठीक है। तो 53rd जो इंटरनेशनल जो यहाँ पर फिल्म फेस्टिवल जो इंडिया के अंदर में आप लोगों को देखने को मिला, तो तेलुगु सुपरस्टार है जिनको यहाँ पर ये अवार्ड दिया गया, ठीक है। तो गोवा में ये चीज़ें भी देखने को मिली, तो आंसर यहाँ पर क्या हो गया? आंसर हो गया यहाँ पर B। तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया है तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
नेक्स्ट तो ये तो काफी डिटेल में पूरा टॉपिक कवर किया था मैंने कि लॉस एंड डैमेज फंड जो है वो गरीब देशों को सपोर्ट करने के लिए किस पर्टिकुलर टाइम पर लॉन्च किया गया। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 जो कि अभी इजिप्ट में हुई, और 28 कहाँ पर होने वाली है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी कहाँ पर, UAE, ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो बात की जा रही है ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी और गेम के बारे में क्वेश्चन आप लोगों से, तो यहाँ का जो सही आंसर है ये आप लोगों को देखने को मिलेगा मनिका बत्रा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जो आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं। तो टेबल टेनिस प्लेयर अगर मैच करने के लिए भी आ जाए तो कन्फ्यूजियाना आप लोगों को नहीं है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। सी सेट का जो क्वेश्चन है इसका आंसर ये होगा, यानी कि 320। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए एक्सप्लेनेशन भी है, तो इसको आप लोग एक बार देख सकते हैं। और ये आप लोग की रिवर कवर होगी, अभी मैं कवर करूंगा वोकैबुलरी, उनके ऊपर सेंटेंस फॉर्म जरूर करना और कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसकी गारंटी देता हूं अगर ढंग से पार्टिसिपेट करोगे तो। अगर आप लोग अपनी इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी को इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए वोकैबुलरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इससे आप लोगों को नए नए शब्द सीखने को मिलते हैं, पर लेकिन वो याद आप लोग तभी रख पाते हो जब उसके ऊपर आप लोग सेंटेंस फॉर्म करते हो या फिर उनको यूज करते हो अपनी स्पीकिंग में। तो जैसा भी सुटेबल लगे आप लोग कोशिश करना कि उनको यूज करने का। इनसे डायरेक्ट आप लोगों से एनडीए, सीडीएस, एसएससी, बैंकिंग में एंटोनिम, सिनोनिम्स पूछे जाते हैं। आंसर राइटिंग में अगर अच्छी वोकैबुलरी होती है तो अच्छा आंसर भी आप लोग लिख पाते हैं। सबसे पहला जो वर्ड है यहाँ पर ये है उपद्रवी, ओब्स्टेस्पियस, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर जो शब्द है यहाँ पर इसका मतलब होता है प्रचंड या फिर शोरगुल या फिर कोलाहल वाला जो रीजन नहीं होता है, कई बार बहुत ज्यादा शोर देखने को मिलता है, ठीक है। तो वो वाला डिफिकल्ट टू डिलीड, जिस छोटे बच्चे की क्लास में जाओ कभी तो पी पी कू पता नहीं क्या क्या होता है वहां पर, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, तो वाली कंडीशन है। जस्ट इसके अपोजिट में जाओगे तो शांत स्वभाव, बिल्कुल आपके जैसा प्यारा सा बच्चा, ठीक है, जो बिल्कुल शोर नहीं करता है, अपना टाइम टेबल फॉलो करता है अच्छे से ऐसा ही कुछ है ना, हाँ या फिर ना। ये काफी खतरनाक शब्द है यहाँ पर अगर देखा जाए तो। ये बेसिकली होता है सर्वल, इसका मतलब होता है गुलामी, इसका मतलब होता है खुशामदी करना किसी की, यानी कि सामने वाला आप लोगों को रिजेक्ट कर रहा है, वो सामने वाला आप लोगों को रेस्पेक्ट पे नहीं कर रहा है और उसके बाद भी यहाँ पर उसकी जी हजूरी की जा रही है। तो ये एक तरीके से काफी एक तरीके से कम इज्जत मिलने वाली बात भी आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। और ये एक ऐसा शब्द जो आप लोगों के सामने निकल कर आता है, ठीक है। तो ये एक वर्ड है जो कि यूज करना सेंटेंस फॉर्मेशन में, तो याद रहेगा। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर अर्जुअस, यानी कि ये है बेसिकली कठिन। कठिन मतलब काफी एक तरीके से एक टाइट वाली चीज आप लोग बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा दुष्कर काम कोई बोल सकते हैं जिसको आसान न हो करना, ठीक है। तो कई सारे प्रयास करने वाले कठिन प्रयास की जो यहाँ पर मांग करे तो वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे यूपीएससी ले सकते हैं आप लोग, काफ़ी कठिन है वैसे पर लेकिन अगर सिस्टमेटिक वे में चलोगे तो चीज़ें आसान लगेगी, ठीक है। फिर इसका आप लोग अपोजिट भी देख सकते हैं यहाँ पर शब्द जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात की जा रही है रीबाउंड। रीबाउंड का मतलब होता है पीछे हटना बोल देते हैं नॉर्मली अगर देखा जाए तो। ये शब्द जो होते हैं ना ये सारे आप लोगों को इंटरचेंजेबली कई बार आप लोगों को ये एग्जाम में या फिर आप लोग बोल सकते हैं कि न्यूज़पेपर में देखने को मिलते हैं, कई बार न्यूज़ वगैरह सुनते हो उसमें भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो इसके बारे में समझ सकते हैं। इसको रीबाउंड पीछे हटना या फिर एक तरीके से पलटाव भी बोल सकते हैं, यानी कि बैक जाना, ठीक है। तो ये शब्द भी कई बार आप लोगों ने देखा होगा, कई सारे एडिटोरियल के अंदर भी ऐसे शब्द जो होते हैं वो यूज होते हुए नजर आते हैं। ये ऐसा शब्द है कोई बोले कि यार ये चीज एक्सप्लेन कर दो एक तरीके से, तो होता है बेसिकली बर्वियरी, यानी कि एक तरीके से यहाँ पर वो तो होता है लंबा एक्सप्लेन करना, ही होता है संक्षिप्त में बताना, ठीक है। किसी चीज को एक तरीके से संक्षिप्त सार देना कि हाँ इतने में छोटा सा बता दिया, यानी कि एक तरीके से शॉर्ट स्टेटमेंट में मेन पॉइंट को बता देना, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। अपोजिट में जाएंगे तो फुल एक्सप्लेनेशन चाहिए भाई साहब, तब जाकर चीजें आप लोगों को क्लियर होगी। तो ये 5 शब्द इसी के साथ में अगर आप लोग और इंटरेस्टेड हैं सेंटेंस फॉर्म करने में तो इतना कुछ है कि आप लोग पढ़ते जाओ, तो नहीं कहते लिखते लिखते थक जाओ, इतना कुछ है। तो इनके ऊपर सेंटेंस फॉर्म करना अगर आप लोग रियलिटी में इंटरेस्टेड हैं तो कम से कम मुझे लगता है कि 10 से 15 मिनट आप लोग इस अकेली स्लाइड के साथ में बिता सकते हैं, ठीक है। तो आओ कभी, गुजरात में अमिताभ बच्चन जी का डायलॉग नहीं सुना, तो आओ कभी वोकैबुलरी की स्लाइड पर, तो आप लोग काफ़ी कुछ नया सीख पाओगे, ठीक है। तो अच्छे से पार्टिसिपेट किया करो तो नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी, और जितना अभ्यास करोगे उतना ही ज़्यादा मंझे हुए खिलाड़ी आप लोग बन जाओगे। तो रेगुलर पार्टिसिपेट करते रहना है, तभी वो चीज़ें बोरिंग लगती है पर लेकिन फिर भी वो अच्छा रिजल्ट देकर जाती हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो कैसा लगा आज का लेक्चर, स्वाद आया कि नहीं आया, मतलब टेस्टी लगा कि नहीं लगा टेस्ट पूरा आना चाहिए तभी जिंदगी जीने का मजा है। शानदार तरीके से आंसर दिए गए यहाँ पर सुप्रिया के द्वारा, बहुत ही डिटेल में आप लोगों से मैंने क्वेश्चन पूछे थे, तो यहाँ पर कल की वीडियो के नीचे मैंने इनको पिन कर दिया है, तो आप लोग जाकर ये बेसिकली सारे देख सकते हैं।
इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में पूछा था, तो यहाँ पर के कामराज जी हैं यहाँ पर, जिनके बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं और किंग मेकर भी इनको बोला जाता है, ये याद रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है एग्जाम के अंदर में कि इंडियन किंग मेकर, तो याद रखिएगा इन्हीं को बोला जाता है। और ये तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर भी सर्व कर चुके थे, ठीक है, तो इनके बारे में याद रखिएगा। तो फिर से आप सभी लोगों को बधाई हो SLV फाउंडेशन डे की। और एक बात और बोलूँगा कि जो 28 नवंबर को जो वीडियो मैंने अपलोड की थी, उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। उसका लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम के ऊपर। उससे पता चलेगा आप लोगों को कि ज़िंदगी में अगर आप लोग मेहनत करते रहोगे तो आप लोगों के अंदर इंप्रूवमेंट जरूर आएगा। देखना वो जरूर वीडियो, उससे आप लोग अंदाज़ा लगा पाओगे कि जिस तरीके से कॉन्टिन्यूसली अगर मेहनत करते रहोगे तो एक न एक दिन आप लोगों को उस चीज़ के ऊपर पकड़ बन ही जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ें करने लगा हूँ, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाने लगा हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है। मैं जस्ट एक स्टूडेंट हूँ, आप लोगों की तरह सीख रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं पता नहीं कहाँ पहुँच गया हूँ, आप लोगों की तरह ही आज भी बैठकर पढ़ता हूँ, सीखता हूँ, टाइम देता हूँ, नहीं समझ में आता है तो उसको समझने की कोशिश करता हूँ, अलग अलग सोर्स रेफर करता हूँ और आगे बढ़ता रहता हूँ। यह है कि हार मानने की टेंडेंसी नहीं है अंदर, कि जो कुछ सीखना है तो सीखना है, और वो तब से ही है, स्टार्टिंग से ही। क्योंकि जो इंसान एक ऐसे बैकग्राउंड से निकल के आता है ना, गांव वाले बैकग्राउंड से, और फिर जैसे सिटी के अंदर में आता है तो उसको सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल पड़ता है, ठीक है। और एक किसान की फैमिली से निकल कर आकर तो एक संघर्ष करने की वो प्रवृत्ति ना परिवार से ही आती है निकल कर। तो वो अगर आप लोग मेंटेन रख पाते हैं तो आप लोग की सारी बाधाएं जो हैं वो छूमंतर होती है, आप लोगों को नजर आएगी। बढ़ते रहो और पढ़ते रहो यार, ज़िंदगी को एंजॉय करते रहो, यही तो ज़िंदगी है। और ये ज़िंदगी आप लोग जो जी रहे हो ना, यही आगे चलकर एक गाथा बनने वाली है, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग में पूछा था उसके बारे में जरूर बताना, और इस लेक्चर का भी फीडबैक देना, कितने नंबर दोगे इस लेक्चर को अगर मैं आप लोगों से पूछूं, और कितना घंटे कल पढ़ाई की ये जरूर बताना। रियलिटी में रेगुलरली आप लोगों को एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ाई करनी है, और अगर नहीं करोगे तो फिर दिक्कतें देखने को मिलेगी। पेपर पास में आ रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, और PDF टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।